वो है प्लेटलेट्स और कोagulation। प्लेटलेट्स का और कोagulation के बारे में आपने ये कहना होता है कि ये एक तरह का बच्चों चैप्टर नंबर आप ये कह सकते हो कि आपने ये वाला जो टॉपिक करना है ये आपने पथोमा की बुक से करना है जो प्लेटलेट्स का है। इसके साथ हमारे जो नोट्स होंगे वो हम आपको प्रोवाइड आज ही कर देंगे। आज वो सारे के सारे जो नोट्स हैं वो हमारे तकरीबन कंप्लीट होने वाले हैं, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा और उधर से भी आप कर सकते हो। ठीक है, एक मिनट बच्चों, मैं आप लोगों के साथ ये देखें, ये हमारे नोट्स ही हैं सारे के सारे। ये अब मैं आपको एक लास्ट नोट्स की फॉर्म के अंदर मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा जो आप लोगों को हेल्प करेंगे, लेकिन अभी हम नोट्स से नहीं कवर करेंगे। अभी मैं आपको सेपरेटली जो होगा वो सारे का सारा कवर करवाऊंगा बच्चों। अभी हम आते हैं क्योंकि नोट्स की तरफ इधर, और आज आते हैं हीमाटोलॉजी रिवीजन की तरफ कि हीमाटोलॉजी की रिवीजन क्या है। तो सबसे पहले हीमाटोलॉजी रिवीजन। अच्छा बच्चों, आपने ये कहना होता है कि इस हीमाटोलॉजी के रिवीजन के अंदर सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो बात आपने अपने जेहन के अंदर रखनी है वो क्या है। आपने पहले नंबर पे हम जो डिस्कस करने लगे हैं बच्चों वो है प्लेटलेट्स का टॉपिक। ठीक है, अब इस प्लेटलेट्स के टॉपिक के अंदर आपने कहना होता है कि एक होता है आपका प्राइमरी हीमोस्टेसिस और दूसरा होता है सेकेंडरी हीमोस्टेसिस। ठीक है बच्चों, अब प्राइमरी हीमोस्टेसिस प्रोसेस क्या होता है, सबसे पहले आपने कहना प्राइमरी हीमोस्टेसिस प्रोसेस है क्या। प्राइमरी हीमोस्टेसिस प्रोसेस वो होता है जिस प्रोसेस के अंदर आपके प्लेटलेट्स ब्लीडिंग को रोकते हैं। बस आपको इतना पता होना चाहिए कि प्लेटलेट्स क्या करते हैं। प्लेटलेट्स आपके एक तरह का ब्लीडिंग को रोकते हैं, ब्लीडिंग को स्टॉप करते हैं। लेकिन आपका ये क्वेश्चन होगा कि सर ब्लीडिंग को जब प्लेटलेट्स रोकेंगे तो वो किस तरह। अभी हम वो सारे का सारा जो मैकेनिज्म होता है इसको प्राइमरी हीमोस्टेसिस कहते हैं और वो हम डिस्कस करेंगे। देखो बच्चों, जस्ट इमेजिन करें कि अगर ये आपकी एक तरह की ब्लड वेसल है, तो सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि आपकी जो ब्लड वेसल बनी हुई होती है वो एंडोथेलियल सेल्स की बनी हुई होती है। किसकी बनी, एक तरह के एंडोथेलियल सेल्स की बनी हुई होती है। अब देखें, जब ये एंडोथेलियल सेल्स की बनी हुई है तो अब आपने एक लम्हे के लिए कुछ यूं रखना है कि अब ये एंडोथेलियल सेल्स जो होते हैं ये अपनी ब्लड वेसल से कुछ सब्सटेंस रिलीज करते हैं, जिसके नतीजे में ये ब्लड को अपनी तरफ मूव करने नहीं देते। अगर फॉर एग्जांपल इधर से भी ये सब्सटेंस रिलीज करें और ब्लड को अपनी तरफ मूव ना करने दें, इधर से भी ये सब्सटेंस रिलीज करें और ब्लड को अपनी तरफ मूव करने ना दें, इसके अंदर नाइट्रिक ऑक्साइड हो सकता है, हेपरन सल्फेट हो सकता है, इस तरह के सब्सटेंस होते हैं, जिसके नतीजे में जो ब्लड होता है वो बिल्कुल सेंटर में रहता है। क्या कहते हैं, एक तरह का सेंटर में रहता है, और इस तरह के फ्लो को हम कहते हैं लैमिनर फ्लो। अब एक लम्हे के लिए कुछ यूं समझिए कि अगर किसी बंदे के अंदर यहाँ पर जो ब्लड वेसल है वो एक तरह की डैमेज हो गई है, जब भी ये यहाँ पे ब्लड वेसल डैमेज होगी तो मुझे ये बताएं कि इस पर्टिकुलर साइड से क्या आपका नाइट्रिक ऑक्साइड और आपके वो सब्सटेंस जो ब्लड को अपनी तरफ आने नहीं देते वो रिलीज होंगे बच्चों, शाबाश ये बताइएगा। तो आपने कहना वो रिलीज नहीं होंगे, तो ये वाली जो साइट होगी वो आप कैसी हो जाएगी, आपने कहना कि ये वाली साइट कुछ यूं हो जाएगी कि फॉर एग्जाम्पल अब यहाँ पे इस तरह और ये जनाब आपका एक तरह का इस तरह हो गया। ठीक है, तो जब यहाँ से एंडोथेलियल सेल्स ही उड़ गए तो एंडोथेलियल सेल्स जब उड़ जाएंगे तो इसके नतीजे में होता क्या है, आपने कहना कि पहले नंबर पे काम होता है कि आपका एंडोथेलियल सेल से एंडोथिलीन रिलीज होता है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि एंडोथिलीन जो रिलीज होगा ये काम क्या करेगा, तो आपने कहना कि एंडोथिलीन आपकी बॉडी के अंदर वैजो कंस्ट्रिक्शन करवाता है। ये वैजो कंस्ट्रिक्शन क्या काम करती होती है, वैजो कंस्ट्रिक्शन आपके ब्लड फ्लो को कम करके और आपकी ब्लीडिंग को रोकती है। तो आपने कहना ये ब्लीडिंग को एक तरह का क्या करती है, एक तरह का काम करती है। नंबर वन बच्चों। नंबर टू, आपको ये पता होना चाहिए कि एक न्यूरोनल स्टिमुलेशन भी होता है, वो आपने उसके ऊपर इतना ज्यादा फोकस नहीं करना। लेकिन दूसरा मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है जो आपने देखना है बच्चों, देखो जब ये एंडोथेलियल सेल्स डैमेज होते हैं तो यहाँ पे आपने कहना है कि वॉन विलिब्रेंट जो फैक्टर होता है वो एक तरह का एक्सपोज हो जाता है। तो एक तरह का वॉन विलिब्रेंट फैक्टर क्या होता है, एक तरह का एक्सपोजर होता है। जैसे ये वॉन विलिब्रेंट फैक्टर एक्सपोज होता है तो इस वॉन विलिब्रेंट फैक्टर के साथ बच्चों आपका जो पहला प्लेटलेट्स है वो आगे लगता है। अब ये वॉन विलिब्रेंट फैक्टर के साथ जब ये पहला प्लेटलेट्स जो होगा वो लगेगा तो इसके नतीजे में यहाँ पर एक प्रोटीन होती है जो इसके जुड़ने में हेल्प करती होती है, और उस प्रोटीन का नाम होता है GP1 प्रोटीन, होता है उसके एक तरह का GP1B प्रोटीन। अब जैसे ये लगती है तो प्लेटलेट्स जो होते हैं ये आपके एक तरह के कुछ सब्सटेंस को रिलीज करते हैं और उन सब्सटेंस का नाम होता है कैश। कैश का मतलब क्या है, आपने कहना एक को हम कहते हैं कैल्शियम, एक को हम कहते हैं एडिनोसिन, उसके बाद आपने कहना है सीरोटानिन, और उसके बाद आपने कहना है हिस्टामिन। ठीक है, ये सब्सटेंस जब रिलीज होते हैं तो ये आपकी सर्कुलेशन के अंदर जो दूसरे प्लेटलेट्स घूम रहे होते हैं ये सारे के सारे प्लेयर्स को इंडिविजुअल जगह पे हटा देते हैं। तो अब ये प्लेयर्स क्या हो गए, इसको हम कहते हैं एग्रीगेशन हो गई। अब एक बात आपने अपने जहन के अंदर बच्चों रखनी है कि एक प्लेयर्स दूसरे प्लेयर्स के साथ जो इस तरह जुड़ेगा, यहाँ पर एक और प्रोटीन होती है और उस प्रोटीन को हम कहते होते हैं GP2D3 ये प्रोटीन। क्या कहते हैं एक तरह का
GP2B3A प्रोटीन, आपने ये कहना है। और जैसे ही आपस में जुड़ते हैं तो यहाँ पर आपकी एक प्रोटीन होती है जिसको हम कहते हैं फाइब्रिनोजिन, वो इसके ऊपर एक तरह का बच्चों आपने कहना है कि इसको ग्लू की तरह एक तरह का मुकम्मल तौर पर जोड़ के रखता है। यहाँ पे एक फाइब्रिनोजिन आती है, ठीक है बच्चों, इस तरह। अब यहाँ पे आपने कहना है कि जब ये एक तरह का वीक प्लग बन जाता है, यानी कि एक प्लग बन गया जिसको हम कहते हैं वीक प्लग, तो जब ये वीक प्लग बन जाता है तो इसको हम कहते होते हैं कि ये क्लॉट बन गया। क्या हो गया? एक तरह का बच्चों क्लॉट बन गया। जैसे ये क्लॉट बनता है तो इस कंडीशन को आप क्या कहोगे? प्राइमरी हीमोस्टेसिस कहते हैं बच्चों। तो आपने ये याद रखना है कि प्राइमरी हीमोस्टेसिस जो होती है ये मेनली डिपेंड किसके ऊपर करती है? प्राइमरी हीमोस्टेसिस मेनली डिपेंड करती है आपके क्लॉट, आपके प्लेटलेट्स के ऊपर, ठीक है बच्चों। कोई ऐसा बच्चा पूछ सकता है, वरना हम आगे कंटिन्यू करते हैं जी। अब इस प्राइमरी हिमोस्ट मोस्ट जो चीजें हैं वो कौन याद रखनी है आपने एग्जाम के लिहाज से? आपने एग्जाम के लिहाज से जो चीजें याद रखनी है वो ये रखनी होती है। पहले नंबर पर बच्चे ये बताइएगा ये जो वॉन विल होता है वो प्लेटलेट्स तीन प्रोटीन नाम तो बताइए। वॉन विलिमेटर जो होता है प्लेटलेट्स के साथ जुड़ गया, आपकी एक प्रोटीन होती है, उस प्रोटीन का नाम होता है GP1B प्रोटीन। तो आपने कहना GP1B प्रोटीन की मदद से जुड़ता होता है। और वो इंसान जिस बंदे के अंदर आपकी GP1B प्रोटीन की कमी हो जाएगी तो आपने क्या कहना है कि फॉर एग्जाम्पल नंबर पे आपने क्या कहा कि एक तरह का जिसकी मदद से जुड़ा उसका नाम क्या होता है? एक तरह का GP1B प्रोटीन होती है, आपने ये कहना, ठीक है। अब देखो बच्चों, जिस बंदर GP1B प्रोटीन की कमी हो जाएगी तो क्या ये आपस में जुड़ सकेगा? तो आपने कहना है कि ये आपस में जुड़ नहीं सकेगा। जब ये आपस में जुड़ेगा नहीं तो इसके नतीजे में आपने कि हम एक सिंड्रोम पढ़ते हैं और उस सिंड्रोम का नाम होता है बर्नार्ड सोलियर सिंड्रोम। क्या कहते हैं बच्चों? आपने कहना है कि उस सिंड्रोम का नाम होता है एक तरह का बर्नार्ड सोलियर सिंड्रोम। और ये इंतहाई इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको पता होना चाहिए। अब हम जाते हैं दूसरे पॉइंट की तरफ। दूसरा पॉइंट क्या होता है बच्चों? आपने कहना होता है कि अच्छा अगर आपका ये प्लेटलेट्स जुड़ा, ठीक है, और आपके ये एक्टिव हो गया, प्लेटलेट्स आपके वॉन विलिमेंट फैक्टर के साथ लगा और ये एक्टिव होगा, इसे कौन से सब्सटेंस रिलीज करता है जिसके नतीजे में ये दूसरे प्लेटलेट्स को इंजरी वाली जगह पर बुलाते हैं? तो आपने कहना है कि वो सब्सटेंस जो रिलीज होते हैं इनमें कैल्शियम आता है, एडिनोसिन आता है, सिरोटानिन आता है, हिस्टामिन आता है, थ्रोम्बोक्सिन A2 होता है, जो कि ये जनाब आपका दूसरे प्लेटलेट्स जो होते हैं उसकी तरफ मूव करता है और इंजरी वाली जगह पर उनको लेके आता है। और जब ये प्लेटलेट्स आपस में आ जाते हैं तो आपका कहना है कि इसको हम कहते हैं एग्रीगेशन। तीसरा क्वेश्चन ये होता है बच्चों कि जो एग्रीगेशन होती है वहां पर जो आपके प्लेटलेट्स के साथ जुड़ रहे होते हैं वो कौन सी प्रोटीन के साथ जुड़ते हैं और वहां पर कौन सी प्रोटीन होती है जो कि हेल्प करती होती है? तो आपने कहना होता है बच्चों कि वो प्रोटीन जो जनाब आपकी एक तरह की जोड़ने में प्लेटलेट्स के साथ हेल्प होती है उसका नाम क्या होता है? एक तरह का GP2B3A प्रोटीन। GP2B3A प्रोटीन। एक मिनट बच्चों रुकिएगा, ये स्क्रीन का मसला आ रहा है, जस्ट 1 मिनट। तो अब आवाज आ रही है? अब मैं स्क्रीन आपको शेयर करता हूँ, ठीक है। अच्छा, तो आपने कहना है कि जो प्रोटीन आपकी प्लेटलेट्स को प्लेटलेट्स के साथ जोड़ती है उस प्रोटीन का नाम क्या होता है? GP2B3A प्रोटीन, ठीक है बच्चों। और उसके बाद आपने कहना है कि यहाँ पर क्या होता है? आपने कहना है कि जो इसके ऊपर एक तरह का कवरिंग करती है उसका नाम होता है फाइब्रिनोजिन। क्या होता है? एक तरह का बच्चों फाइब्रिनोजिन होता है। ये आपका एग्जामिनर पॉइंट से आपका याद आपने करना है, सिर्फ इतने। और दूसरा कौन सा वैसोकंस्ट्रिक्शन कौन करवाता है? जब वेजोकंस्ट्रिक्शन की बात आएगी तो आपने कहना एंडोथेलिन करवाता है और नर्व स्टिमुलेशन करवाती है। ये एमसीक्यूज। अब देखिए, अगर फॉर एग्जांपल किसी भी इंसान के अंदर आपके प्लेटलेट्स का डिफेक्ट होगा तो क्या होगा? आपने कहना है कि प्लेटलेट्स का डिफेक्ट देखेंगे, प्लेटलेट्स के डिफेक्ट की वजह से आपने कहना है कि हमेशा म्यूकोजल ब्लीडिंग होती है। कौन सी ब्लीडिंग होती है बच्चों? आपने कहना है म्यूकोजल ब्लीडिंग होती है, ठीक है। और अगर कभी भी ये कहा जाए कि फॉर एग्जांपल बच्चों म्यूकोजल ब्लीडिंग इसके अंदर आप देखोगे तो उसके अंदर क्या होगा? आपने कहना है कि ब्लीडिंग टाइम जो होगा वो एक तरह का ज्यादा होगा। तो एक बात अपने जहन के अंदर बैठा लीजिए कि अगर कोई भी आपके पास पेशेंट आता है जिसके अंदर
प्लेटलेट्स की डेफिशिएंसी है उसके अंदर हमेशा ब्लीडिंग टाइम बढ़ता होता है, या प्लेटलेट्स के फंक्शन का प्रॉब्लम है तो भी ब्लीडिंग टाइम बढ़ता होता है। ये दोनों चीजें आपने अपने जहन के अंदर रखनी है, होना चाहिए कि हाँ जी जनाब ये है क्या बच्चों। उसके बाद अब अगर फॉर एग्जांपल किसी भी इंसान के अंदर GP2B3 प्रोटीन की डेफिशिएंसी है, किस प्रोटीन की डेफिशिएंसी है, GPA प्रोटीन की डेफिशिएंसी है। तो जब किसी इंसान के अंदर GP2B3 प्रोटीन की डेफिशिएंसी होगी, उसकी वजह से प्लेटलेट्स के साथ जुड़ नहीं सकेगा, तो जिसको आपका जो सिंड्रोम होता है उसका नाम क्या होता है, ग्लांसमैन सिंड्रोम। अब सारे के सारे एमसीक्यूज को याद कीजिए, लिखें। पहला एमसीक्यूज, आप उसको याद करें। पहला एमसीक्यूज क्या है, आपने कहना है कि प्लेट के वॉन विलिब्रेंट फैक्टर के साथ लगता है किस प्रोटीन की मदद से। तो आंसर क्या होगा बच्चों, शाबाश। आपका जो प्लेटलेट्स होता है वो आपकी वॉन विलिब्रेंट फैक्टर के साथ लगेगा, तो वो कौन सी प्रोटीन की मदद से लगेगा, सारे बच्चे जल्दी आंसर करें। आपने कहना है कि जिस प्रोटीन की मदद से लगता है उसका नाम होता है GP1B प्रोटीन। ओके, एक प्लेटलेट दूसरे प्लेटलेट्स के साथ लगता है तो वो कौन सी प्रोटीन की मदद से लगता होता है, एक प्लेटलेट दूसरे प्लेटलेट्स के साथ लगता है तो कौन की मदद से है, आपने कहना GP2B3 ये प्रोटीन की मदद से। वो इंसान, जिस इंसान के अंदर GP1B प्रोटीन डेफिशिएंसी होगी तो उसके अंदर कौन सा सिंड्रोम होता है बच्चों, आपने कहना है उसको बर्नार्ड सोलियर सिंड्रोम होता है। वो सिंड्रोम जिसके अंदर, वो शख्स जिसके अंदर आपने कहना है कि GP2B3 ये प्रोटीन की डेफिशिएंसी होगी, उसके अंदर आप क्या कहोगे, आपने कहना उसको ग्लांसमैन सिंड्रोम होता है। ठीक हो गया। उसके बाद आपने कहना है कि दोनों प्रोटीन्स को आपस में ऊपर से जो लेयर की तरह जो जोड़ती है उसका नाम क्या होता है, आपने कहना उसका नाम होता है फाइब्रिनोजिन। क्या होता है एक तरह का बच्चों, फाइब्रिनोजिन होता है। उसके बाद आपने ये कहना होता है कि अगर किसी भी इंसान के अंदर प्लेटलेट्स की डेफिशिएंसी होगी तो उसकी वजह से आप कौन सी ब्लीडिंग देखते हो, आपने कहना है म्यूकोजल ब्लीडिंग। म्यूकोजल ब्लीडिंग का मतलब क्या होता है कि फॉर एग्जांपल अगर कोई फीमेल है तो उसको मेनोरेजिया होगा। उसके बाद आपने कहना स्किन के ऊपर ब्रूजेस हो जाएंगे। उसके बाद आपने कहना एपिस्टेक्सिस होगा। उसके बाद आपने कहना है कि हाँ जी जनाब मतलब ये वाले जो फीचर्स हैं वो देखने को मिलते हैं, और लैब के अंदर जो टेस्ट करेंगे तो क्या होगा, आपने कहना है कि ब्लीडिंग टाइम जो होगा वो एक तरह का बड़ा हुआ होगा बच्चों, ये आपने कहना है। कोई ऐसा बच्चा जिसको यहाँ तक किसी एक सिंगल पॉइंट की भी समझ नहीं है वो बंदा पूछ सकता है, वरना हम नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं और आगे देखते हैं कि आगे का सीन क्या है बच्चों। आगे हम जिसके अंदर कंटिन्यू करेंगे, अब हम आते हैं कि फॉर एग्जाम्पल बच्चों कि दूसरा जो पॉइंट्स है वो क्या है। अब आपने इन पॉइंट्स को थोड़ा सा बच्चों जहन में रखना है कि फॉर एग्जाम्पल सेकेंडरी हीमोस्टेसिस क्या होता है। सेकेंडरी हीमोस्टेसिस, आपका जिस बच्चे को सेकेंडरी हीमोस्टेसिस याद हो जाता है, ये बात अपने जहन के अंदर रख लीजिएगा, उसका तकरीबन मोर देन 90% जो है वो आपका ये वाला जो चैप्टर है वो एक तरह का कवर हो जाता है। अभी मैं वो सारे का सारा बताता हूँ बच्चों। आपने कहना है इसके सेकेंडरी हीमोस्टेसिस बेसिकली है क्या। सेकेंडरी हीमोस्टेसिस बेसिकली बच्चों आपका रिलेशन है आपके क्लॉटिंग फैक्टर्स का। किसका रिलेशन, आपके फैक्टर्स का प्रॉब्लम है। तो आपने कहना है कि अगर फॉर एग्जाम्पल आप एक क्लॉट बना, अब उस क्लॉट को मुकम्मल तौर पर फिल्म करना चाहते हो, सख्त करना चाहते हो, तो जब आप एक तरह का मुकम्मल तौर पर उस क्लॉट को फिल्म करना चाहते हो तो आपका सेकेंडरी हीमोस्टेसिस का प्रोसेस आता है, और उसके अंदर आपके क्लॉटिंग फैक्टर्स आते हैं। इसके अंदर बच्चों आपने कहना होता है कि जो पाथवे आते हैं वो कौन से हैं। आपने कहना कि एक जो पाथवे होता है उसको हम इंट्रिंसिक पाथवे कहते होते हैं, दूसरा जो पाथवे होता है उसको हम एक्सट्रिंसिक पाथवे कहते हैं। और एक बात आपने अपने जहन के अंदर रखनी है, extrinsic and intrinsic both pathway are combined to each other and form the common पाथवे। कौन सा बनाते हैं, एक तरह का कॉमन पाथवे, ये आपको पता होना चाहिए। अब ये बात अपने ज़हन में रखनी है कि इंट्रिंसिक पाथवे जो होता है ये बेसिकली स्टार्ट किस क्लॉटिंग फैक्टर से होता है, इट्स बेसिकली स्टार्ट फ्रॉम क्लॉटिंग फैक्टर नंबर 12। उसके बाद होता है 12 एक्टिव होता है। आफ्टर 12 एक्टिवेशन कौन सा होगा, आपने कहना 11। उसके बाद क्या होगा बच्चों, उसके बाद आपने कहना 9, 9 के बाद आता है आपका 8, और 8 के बाद क्या आता है आपके एक तरह का 10 क्लॉटिंग फैक्टर्स, ये आपने याद करना है। एक्सट्रिंसिक पाथवे के अंदर आपने कहना है कि कौन से क्लॉटिंग फैक्टर्स आते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सट्रिंसिक पाथवे के अंदर आपका थर्ड क्लॉटिंग फैक्टर आता है, थर्ड के बाद 7 क्लॉटिंग फैक्टर आता है, और 7 के बाद जो डायरेक्ट आता है वो आपका 10th क्लॉटिंग फैक्टर आता है बच्चों। इसके बाद आपने कहना है कि हाँ जी आपका दोनों के दोनों पाथवे कहाँ पे खत्म हो रहे हैं, ये आपके 10th क्लॉटिंग फैक्टर पे खत्म हो रहे हैं, और 10th क्लॉटिंग फैक्टर से जो नीचे की तरफ पाथवे स्टार्ट होगा उसको हम क्या कहते हैं बच्चों, आपने कहना वो कॉमन पाथवे होता है। और कॉमन पाथवे के अंदर 10 से क्या होता है, आपने कहना 5 क्लॉटिंग फैक्टर होता है। 5 के बाद क्या होता है, आपने कहना सेकंड क्लॉटिंग फैक्टर होता है। सेकंड के बाद बच्चों आपने कहना होता है कि आपका एक तरह का बच्चों फर्स्ट, और फर्स्ट के बाद क्या होता है आपका 13 जो क्लॉटिंग फैक्टर होता है बच्चों, ये आपका एक तरह का आ जाता है। ये आपका कॉमन पाथवे है। अब आपने 2 से 3 चीजें जो अपने जहन के अंदर रखनी है वो ये है कि फॉर एग्जांपल आपसे अगर कभी भी पूछा जाए कि कौन से पाथवे का प्रॉब्लम होगा तो कौन से क्लॉटिंग फैक्टर की डेफिशिएंसी हो सकती है, कौन सा फॉर एग्जांपल लैब्स के अंदर आप इश्यूज देखते हो। अब आप खुद इमेजिन करें कि इंट्रिंसिक पाथवे हैज मोर क्लॉटिंग फैक्टर एज कंपेयर टू एक्सट्रिंसिक पाथवे। जब आपके इंट्रिंसिक
के अंदर आपके एक्सट्रिंसिक पाथवे के कंपेयर ज्यादा क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं, तो आपने ये कहना होता है कि बच्चों जब भी हमारी बॉडी के अंदर क्लॉटिंग फैक्टर्स को देखना होता है तो दो तरह के हम टेस्ट करवाते होते हैं। जो टेस्ट होता है पीटी का, दूसरा जो टेस्ट होता है उसको हम एपीटीटी कहते हैं। एपीटीटी जो है इसके ज्यादा वर्ड्स हैं, इंट्रिंसिक पाथवे के अंदर आपने कहना है कि जो क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं उसके भी ज्यादा वर्ड्स हैं। तो अगर किसी भी इंसान के इंट्रिंसिक पाथवे के अंदर कोई प्रॉब्लम होगा तो उस इंसान के अंदर जो एपीटीटी होगा वो रेज होगा। तो ऐसे कि किसी भी इंसान के अंदर अगर एक्सट्रिंसिक पाथवे के अंदर प्रॉब्लम होगी तो उस इंसान के अंदर पीटी जो होगा वो रेज होगा। ठीक होगा बच्चों। और आपने ये बात अपने जहन के अंदर रखनी है कि फॉर एग्जाम्पल कि अगर इंट्रिंसिक पाथवे के अंदर प्रॉब्लम है तो क्या होगा, एपीटीटी रेज होगा, और अगर एक्सट्रिंसिक पाथवे के अंदर प्रॉब्लम है तो क्या रेज होगा, एक तरह का पीटी रेज होगा। ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये आप लोगों को आने चाहिए कि हाँ जी जनाब कौन से पाथवे के अंदर कोई प्रॉब्लम होगी तो क्या रेज होगा, क्योंकि ये लैब बहुत ज्यादा मैटर करती है। जैसा कि हम लोगों ने एक बात डिस्कस की थी कि जब कभी भी प्लेलर्स का प्रॉब्लम होता है तो ब्लीडिंग टाइम बढ़ेगा, ऐसे ही ये बात भी समझ लीजिएगा कि अगर किसी भी बंदे के अंदर क्लॉटिंग फैक्टर्स की डेफिशिएंसी होगी तो आपने क्लॉटिंग टाइम जो होगा वो एक तरह का, आपने बच्चों कहना है कि क्लॉटिंग टाइम जो होगा वो एक तरह का रेजर होगा। ये बात को समझ आनी चाहिए। अगर किसी भी बंदे के अंदर क्लॉटिंग फैक्टर्स की डेफिशिएंसी होगी तो उस बंदे के अंदर क्या होगा, आपने कहना है कि क्लॉटिंग टाइम जो होता है वो एक तरह का रेज होता है बच्चों, ये आपने याद करना है। तो यहाँ पे देखें सबसे पहले आपने कहना है कि कौन सा एक तरह का एपीटीटी, एक तरह का एपीटीटी, यहाँ पे एक तरह का पीटी। ठीक है। अब एक बात आपको पता होनी चाहिए बच्चों कि अगर एग्जामिनर ये कहे कि आपके पास एक बंदा आता है और उस बंदे के अंदर आप देखते हो कि हीमोफीलिया है, हीमोफीलिया का वो पेशेंट जिसके अंदर आप कहते हो हीमोफीलिया ए है, हीमोफीलिया बी है या हीमोफीलिया सी है। हीमोफीलिया के जितने भी पेशेंट्स होते हैं, हीमोफीलिया के सारे पेशेंट्स के अंदर इंट्रिंसिक पाथवे के जो क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं उनकी डेफिशिएंसी होती है। जैसा कि आपके हीमोफीलिया ए का जो पेशेंट होगा उसके अंदर क्लॉटिंग फैक्टर नंबर 8 की डेफिशिएंसी होगी। ठीक है बच्चों। उसके बाद आपने कहना है हीमोफीलिया बी वाला जो होगा उसमें 9 की होगी, और हीमोफीलिया सी वाला जो होगा उसमें 11 की होगी। अब ये तीनों के तीनों क्लॉटिंग फैक्टर्स कहाँ आते हैं, आपके इंट्रिंसिक पाथवे में आते हैं। तो वो ये पूछ सकते हैं कि हीमोफीलिया का जो पेशेंट होगा उसकी लैब इन्वेस्टिगेशन में आप क्या देखोगे, तो आपने कहना कि एपीटीटी जो होगा वो एक तरह का बढ़ा हुआ देखेंगे बच्चों। ठीक है। एग्जाम के लिहाज से इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद करना है। दूसरे नंबर पे कहना कि क्लॉटिंग टाइम जो होगा वो बढ़ा हुआ देखेंगे। एक और बात जो कि एक्सट्रिंसिक पाथवे के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है वो क्या है, आपने ये कहना होता है बच्चों कि एक्सट्रिंसिक पाथवे के अंदर अगर फॉर एग्जांपल किसी भी बंदे जो लीवर जो होता है वो कौन से क्लॉटिंग फैक्टर बनाता है, आपने कहना है कि लीवर आपके क्लॉटिंग फैक्टर जो बनाता है उसके अंदर 2 होता है, 7 होता है, 9 आता है और 10 आता है। बाकी मतलब के सारे क्लॉटिंग फैक्टर्स एक तरह के बनाता है एक्सेप्ट 8। आपको बाकी सारे के सारे एक तरह के क्लॉटिंग फैक्टर्स आपके लीवर से बन रहे होते हैं, लेकिन ये एक्टिव नहीं होते। अब 2, 7, 9, 10 जो होता है इसको एक्टिव कौन करता है, आपने कहना है कि इन क्लॉटिंग फैक्टर्स जो एक्टिव करता है उसका नाम होता है विटामिन के, यानी कि विटामिन के आपके एक्टिव करता है, बाकी ये क्लॉटिंग फैक्टर्स बनते हैं। अब यहाँ पर आपने एक बात अपने जहन के अंदर बच्चों रखनी है, अगर कभी भी आप लोगों से एग्जामिनर ये पूछे कि आपके क्लॉटिंग फैक्टर्स में से ऐसा कौन सा क्लॉटिंग फैक्टर है जिसकी हाफ लाइफ सबसे कम है, तो आपने क्या कहना है कि शॉर्टेस्ट हाफ लाइफ वॉज द 7th क्लॉटिंग फैक्टर। आपने कहना 7th क्लॉटिंग फैक्टर जो होगा उसकी शॉर्टेस्ट हाफ लाइफ होगी। ठीक है बच्चों। और सबसे बड़ी जो हाफ लाइफ होती है वो किसकी होती है, वो आपका सेकंड क्लॉटिंग फैक्टर होता है, ये आपने कहना होता है। अब यहाँ पे आपने ये बात अपने जहन के अंदर रखनी है और इस बात को कुछ यूं समझना है। मेरा आप लोगों से क्वेश्चन है बच्चों, अगर फॉर एग्जांपल आपको ये कहा जाए कि आप पेशेंट प्रेजेंट टू यू विद लीवर, तो सबसे पहले आपके पास कौन से क्लॉटिंग फैक्टर की डेफिशिएंसी देखने को मिलेगी, शाबाश। तो आपने कहना है कि यार 7th की जो आपकी हाफ लाइफ हो वो जो कम है, तो सबसे पहले जो गायब होगा वो 7 ही होगा, सबसे पहले जो खत्म होगा वो 7 ही होगा। तो इस वजह से एग्जामिनर ये क्वेश्चन पूछता होता है कि अगर आपके पास कोई भी ऐसा पेशेंट आए जिसके अंदर आप लीवर का कोई ना कोई प्रॉब्लम देखते हो तो उसकी लैब के अंदर आप क्या देखते हो, तो मुझे अब आप लोगों ने बताना है कि 7 प्रोटीन फैक्टर बेसिकली इंडिकेटिंग द एक्सट्रिंसिक पाथवे और इंट्रिंसिक पाथवे, शाबाश। तो आपने कहना है कि 7 प्रोटीन फैक्टर बेसिकली इंडिकेटिंग द एक्सट्रिंसिक पाथवे, तो एक्सट्रिंसिक पाथवे को जब ये इंडिकेट करता है तो इस पर्सन के अंदर जो लैब के अंदर हम हाई लेवल देखेंगे वो किसका देखेंगे, आपने कहना पीटी का देखेंगे। ये आपका एग्जाम के लिहाज से इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, ये आपने याद करना है बच्चों। ठीक है। उसके बाद आपने ये कहना होता है कि फॉर एग्जांपल जैसा कि मैंने ये सारे का सारा बच्चों बता दिया, ये सारा आपको पता होना चाहिए। उसके बाद अब हम आगे मूव करते हैं और आगे देखते हैं कि आगे कौन कौन सी कंडीशंस है। ठीक है। ये आपको इतना पता होना चाहिए, हीमोफीलिया ये वो तो हमने देख लिया, हीमोफीलिया ए क्या होता है, बी क्या होता है, सी क्या होता है, एपीटीटी रेज होगा और लीवर का प्रॉब्लम होगा तो क्या होगा, क्योंकि हम हर चीज की डिटेल में नहीं अभी जा सकते और उसकी जो मेन रीजन है वो यही है क्योंकि हम ऑलरेडी फुल चीजें फुल डिटेल में पढ़ चुके हैं। अभी मैं आपको सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यू हाई जो पॉइंट्स होंगे वही बताऊंगा। दूसरे नंबर पे अगर मैं आप लोगों से बच्चों पूछता हूं कि जस्ट इमेजिन करें अगर आपके पास कोई ऐसा पेशेंट आता है और उसके अंदर आप ये कहते हो कि कंडीशन होती है जिसको हम कहते हैं माइक्रो
एंजियोपैथिक हिमोलिटिक अनीमिया क्या है और उसके अंदर माइक्रो एंजियोपैथिक हिमोलिटिक अनीमिया का मतलब क्या है। सबसे पहले बच्चों आप लोगों से क्वेश्चन है, माइक्रो मतलब क्या है। माइक्रो का मतलब होता है समान, ठीक है। उसके बाद एनजीओ का मतलब क्या है। एनजीओ का मतलब होता है ब्लड वेसल, यानी कि ये छोटी वेसल है, ठीक है। हिमोलाइटिक का मतलब क्या है। हिमोलाइटिक का मतलब होता है डिस्ट्रक्शन ऑफ ब्लड सेल्स। क्या होता है एक तरह का डिस्ट्रक्शन ऑफ ब्लड सेल्स, स्पेशली आरबीसी। अनीमिया का मतलब क्या है कि जब आपके आरबीसी की डिस्ट्रक्शन होगी तो आरबीसी का तादाद में कम हो जाएंगे और उसको हम क्या कहते हैं, अनीमिया कहते हैं। आरबीसी तादाद में कम होगा तो आपने क्या कहना, एक तरह का अनीमिया कहते हैं बच्चों। तो आपने ये कहना है कि माइक्रो एंजियोपैथिक हिमोलिटिक अनीमिया आपकी छोटी वेसल की डिजीज होती है जिसके अंदर आपकी आरबीसी की डिस्ट्रक्शन होती है। और जब आपके आरबीसी की डिस्ट्रक्शन होगी तो आरबीसी तादाद में कम हो जाएंगे और तादाद में कम होने के आरबीसी को हम क्या कहते हैं, एक तरह का अनीमिया कहते हैं। और इसका पूरे का पूरा जो नाम है वो एक तरह का बच्चों माइक्रो एंजियोपैथिक हिमोलिटिक अनीमिया है। और ये आपको पता होना चाहिए। अब हम नेक्स्ट आगे मूव करते हैं और आगे आपको जो बातें हैं उनको पता होना चाहिए बच्चों। अगर कभी भी एग्जामिनर ये कहे ना, और ये हाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि पूछा जाता है, ठीक है। मैंने ये हजारों दफा ये क्वेश्चन देखा है, ये कि एग्जामिनर ने ये पूछा हुआ है और ये आपने इग्नोर नहीं करना। वो पता क्या कहता है बच्चों, वो कहता है कि आपके पास एक चाइल्ड आता है, एक चिल्ड्रन आया जैसा कि, ठीक है, एक चाइल्ड आपके पास आता है, उस चाइल्ड ने क्या किया, उसको ब्लडी डायरिया, नंबर 1 के एक तरह का ब्लडी डायरिया है। आपने कहना ओके जी ब्लडी डायरिया हो गया। नंबर 2 वो पता क्या कहता है, ब्लडी डायरिया के साथ वो ये कहता है कि हाँ जी जनाब, अब उसके अंदर क्या एक तरह के आरबीसी की तादाद कम है, मतलब कि वो नीमिया है। ठीक हो गया बच्चों। उसके बाद वो क्या कहता है बच्चों, वो कहता है कि इस बंदे को क्या है, एक तरह का किडनी की इन्वॉल्वमेंट हो गई है, किडनी जो है वो फेल होना शुरू हो गया। तो ये क्या है, आपने कहना है कि अगर आपके पास कभी भी कोई ऐसा पेशेंट आए जिस पेशेंट के अंदर आप ये देखो कि ब्लडी डायरिया है, उसके बाद किडनी की इन्वॉल्वमेंट है, उसके बाद बच्चों आपका एब्डोमिनल पेन है, ठीक है, और उसके बाद ये कहा जाए कि हाँ जी आरबीसी कम है, तो ये क्या है, आपने कहना है कि इस कंडीशन को हम कहते होते हैं हिमोलिटिक यूरेमिक सिंड्रोम। क्या कहते हैं, एक तरह का हस, इसको हम कहते हैं हिमोलिटिक यूरेमिक सिंड्रोम। इस बात को थोड़ा सा बच्चों गौर कीजिएगा कि हिमोलिटिक यूरेमिक सिंड्रोम होता क्या है। आपने कहना है कि हिमोलिटिक यूरेमिक सिंड्रोम के अंदर जिसको आप हस कहते हो, इसके अंदर आपका एक पैथोजन होता है, उस पैथोजन का नाम होता है ई कोलाई पैथोजन, ठीक है। ये आपके एक टॉक्सिन रिलीज करता है और उस टॉक्सिन का नाम होता है शिगा लाइक टॉक्सिन। क्या कहते हैं बच्चों, शिगा लाइक टॉक्सिन। अब ये जो टॉक्सिन होते हैं ये काम क्या करते हैं बच्चों, जैसे ये टॉक्सिन रिलीज होगा तो ये ब्लड वेसल को डैमेज करता है। मेरा अब आप लोगों से क्वेश्चन है, जब भी आपकी ब्लड वेसल डैमेज होगी तो वहां पे आपका क्लॉट बनेगा कि नहीं बनेगा बच्चों, शाबाशी बताइएगा। तो आपने कहना है कि जब भी आपकी ब्लड वेसल डैमेज होती है तो वहां पे क्या बनता है, एक तरह का क्लॉट बनता है। अब आप खुद सोचें कि जब यहाँ पे क्लॉट बनेगा, अगर वो क्लॉट बन रहा है आपकी छोटी वेसल्स के अंदर, अब देखें ये छोटी एक वेसल है और इस वेसल के अंदर आपके एक तरह का ये क्लॉट बन रहा है इधर से, ठीक है। अब आरबीसी जो होता है वो आपका सेल जो है वो आपका साइज में बड़ा है। तो जब बच्चों आपका आरबीसी इधर से गुजरेगा तो मुझे ये बताओ कि ये एक तरह का डैमेज होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल डैमेज होगा। आपका आरबीसी टूटेगा, जब आपका आरबीसी टूटेगा तो इस कंडीशन को हम क्या कहेंगे, हिमोलाइसिस कहेंगे। और जब आपका आरबीसी की हिमोलाइसिस हो रही है तो आरबीसी की तादाद कम हो रही है, तो आपने कहना जैसे आरबीसी की तादाद कम होगी तो इसको हम क्या कहेंगे, अनीमिया कहेंगे। दूसरा आपने ये बात अपने जहन के अंदर रखनी है कि यहाँ पे टॉक्सिन ने क्लॉट बनवाने में हेल्प की, जिसकी वजह से क्या हुआ, आपने कहना है कि आपके क्लॉट बनने की वजह से आपके जो सारे के सारे जो प्लेलेट्स आपकी सर्कुलेशन के अंदर जो घूम रहे हैं वो प्लेलेट्स आपकी इंजरी वाली जगह पर यहाँ पे आके क्लॉट बना देते हैं। तो मेरा बगला आप लोगों से क्वेश्चन है बच्चों कि यहाँ क्लॉट तो नंबर 1 है, नंबर 2 जब आप लोगों ने एक बात बतानी है कि यहाँ पे दूसरा क्या हिसाब होगा। जब यहाँ पे क्लॉट बन रहा है तो आपने कहना है, आपके ये बन रहा है तो जो प्लेटलेट्स होंगे वो सारी के सारे इंजरी वाली जगह पर तो इकट्ठे हो रहे हैं लेकिन आपकी सर्कुलेशन के अंदर कम हो जाएंगे। जब आपकी सर्कुलेशन के अंदर प्लेटलेट्स कम हो जाएंगे तो मुझे ये बताओगे प्लेटलेट्स की कमी हुई कि नहीं हुई, तो आपने कहना कि प्लेटलेट्स की क्या होगी, एक तरह की कमी हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद तीसरी बात जो आप लोगों ने अपने जेहन अंदर रखनी है वो ये है कि प्लेटलेट्स जो इधर बन के आपका क्लॉट बनाते हैं वो आपकी आरबीसी की डिस्ट्रक्शन करते हैं। जब आपके आरबीसी की डिस्ट्रक्शन करेंगे तो क्या होगा, आपने कहना कि एनीमिया होगा, ठीक होगा बच्चों। तो अब इस बंदे की जब आप लैब्स के अंदर रिपोर्ट्स देखोगे तो लैब्स की रिपोर्ट्स के अंदर आपको क्या मिलेगा, आपने कहना है कि इसकी जब हम लैब्स की रिपोर्ट देखते हैं तो इसके अंदर आपको है, और उसके बाद आपने कहना रिजल्ट्स होते हैं वो काफी मिलते होते हैं, ठीक है। और उसके बाद आपने कहना होता है कि इसके अंदर क्या होगा कि आपका एक तरह का बच्चों, आपने ये कहना होता है, जी जी इरफान, आपने कहना कि एब्डोमिनल पेन भी होगी और इसके अंदर ये हिस्ट्री होगी कि आपका कोई ना कोई बंदा जो है उसने बाहर से कुछ खाया है। ये आपने याद करना है, ठीक है, ये चीज आपने याद करनी है, ये आपको पता होना चाहिए। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। तो अभी हम हंस के बाद बताते हैं, दोबारा ये लिखते हैं और आपने एक तरह का, अच्छा मैं हंस के बारे में, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हंस आता होता है हर दफा एग्जाम के अंदर, मैंने नहीं देखा कि कभी एग्जाम के अंदर ना आए। बच्चों आपने ये कहना है कि हमेशा एग्जामिनर ये कहेगा कि आपके पास एक पेशेंट जो होता है वो आता है, ठीक हो गया, और उसके बाद वो आके वो क्या काम करता है, उसने कोई ना कोई एक तरह का बाहर से फूड इनटेक किया, पहले नंबर पर भी ये कहेगा एक तरह का फूड इनटेक किया, ओके, जिसने फूड इनटेक कर लिया उसके बाद वो क्या कहेगा
वो कहेगा कि इस बंदे को क्या हो गया, आप वो कहेगा कि इसको ब्लडी डायरिया हो गया। ठीक है जी जनाब, ब्लडी डायरिया हो गया। उसके बाद क्या कहेगा, आपने कहना है कि ब्लडी डायरिया के बाद वो ये कहेगा कि इसको एक तरह का क्या होगा, आपने कहना कि एनीमिया हो गया, क्या एक तरह का बच्चों एनीमिया हो गया। ठीक है, और उसके बाद वो कहेगा कि किडनी की इन्वॉल्वमेंट भी होगी, किडनी की इन्वॉल्वमेंट भी होगी। अब हमने ये देखना है कि ये होता क्यों है। ठीक है, अब देखें, आपने कहना है कि एक बंदा जिसने बाहर से कुछ खाया, उसके अंदर हुआ क्या, ईकोलाई का पैथोजन था। पैथोजन का नाम क्या था, एक तरह का ईकोलाई था। अब ये पैथोजन जो ईकोलाई होता है, ये आपके एक टॉक्सिन रिलीज करता है, और उस टॉक्सिन का नाम होता है शीगा लाइक टॉक्सिन। ये जो शीगा लाइक टॉक्सिन होते हैं बच्चों, ये बेसिकली काम क्या करते हैं, ये शीगा लाइक टॉक्सिन्स जो होते हैं, ये आपकी ब्लड वेसल्स को डैमेज करते हैं। जब आपकी ब्लड वेसल्स जो होंगी वो एक तरह की डैमेज हो जाएंगी, तो अब आप खुद बताओ कि वहां पे क्या होगा, आपका क्लॉट बनेगा। अब देखें, अगर ये आपकी छोटी वेसल्स हैं, जब यहाँ पे आपका एक तरह का क्लॉट बन रहा है, आपका ये आपका क्लॉट बन रहा है, ठीक होगा बच्चों, जब ये आपका क्लॉट बनेगा तो इसके नतीजे में क्या होगा कि प्लेटलेट्स सारे के सारे इंजरी वाली जगह पर इकट्ठे हो जाएंगे। जब आपके प्लेटलेट्स इंजरी वाली जगह पर इकट्ठे होंगे तो प्लेटलेट्स आपके ब्लड के अंदर कम हो जाएंगे। तो सबसे पहले आपने कहना कि प्लेटलेट्स का जो लेवल ब्लड के अंदर होगा वो कम हो जाएगा, क्योंकि इंजरी वाली जगह पर वो इकट्ठे हो रहे हैं। नंबर टू, आपने कहना है कि जब यहाँ से आपका आपका क्लॉट बन गया, तो आरबीसी जो है वो बच्चों आपके बड़े साइज के होते हैं, जब इधर से गुजरेगा आरबीसी, तो आरबीसी जब गुजर रहा होगा तो यहाँ पे जो प्लेटलेट्स होगा वो उस आरबीसी को तोड़ेगा। जब ये आरबीसी को तोड़ेगा तो इसके नतीजे में आपकी क्या होगी, हीमोलाइसिस होगी। और जब आपकी हीमोलाइसिस होगी तो आपने कहना कि आरबीसी की जो तादाद होगी वो आपकी एक तरह की कम होगी, और इस कंडीशन को आप क्या कहते हैं, अनीमिया कहते होते हैं। ठीक है बच्चों, उसके बाद नंबर थ्री, आपने ये कहना होता है कि इस पेशेंट के अंदर क्योंकि प्लेटलेट्स आपके कम है, तो प्लेटलेट्स कम होने की वजह से आपकी बॉडी के अंदर जो ब्लीडिंग टाइम होगा वो एक तरह का ज्यादा होगा। ठीक है, नंबर फोर, आपने ये कहना होता है कि इस बंदे के अंदर जो किडनी की इन्वॉल्वमेंट होगी, जिसकी वजह से यूरिया और जो करेक्ट होगा वो एग्जामिनर क्या कहेगा, एक तरह का ज्यादा है बच्चों। ठीक है, तो अब देखो कि अगर कभी भी एग्जामिनर ये पूछे कि हाँ जी जनाब, आपके पास एक पेशेंट आता है, उसने बाहर से कुछ खाना खाया है, उसके बाद जनाब उसको डायरिया है, एब्डोमिनल पेन है, किडनी की इन्वॉल्वमेंट है, उसको अनीमिया है, उसके अंदर जो है वो जनाब एक तरह का वो कहते हैं कि प्लेटलेट्स की कमी है, तो ये क्या है, आपने कहना है ये आपका हाथ का केस है। कोई ऐसा बच्चा जिसको नहीं समझ बंदा पता, वरना हम आगे मूव ऑन करते हैं और अगले क्वेश्चंस की तरफ जाते हैं। ठीक है बच्चों, टॉक्सिन्स का नाम क्या है, शीगा टॉक्सिन, आपके इकोलाई कहना है, सारा कुछ ही आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट हम मूव करते हैं बच्चों, और नेक्स्ट आपको पता होना चाहिए जिसको हम कहते हैं कि टीटीपी क्या है। ठीक है बच्चों, टीटीपी के बारे में आपने ये बात जहन के अंदर बच्चों रखनी होती है कि ये क्या होता है। सबसे पहले टीटीपी के अंदर आपने कहना है कि एक आपको देखने को मिलती है चीजें, वो क्या, टीटीपी के अंदर जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स होते हैं वो ये होते हैं बच्चों के, जो भी आपके पास टीटीपी का पेशेंट, टीटीपी के अंदर आपने कहना है कि टीटीपी का मतलब क्या, थ्रोम्बोटिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परपूरा, क्या कहते हैं, एक तरह का थ्रोम्बोटिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परपूरा। इसके अंदर आप क्या, आपने कहना है कि टीटीपी के अंदर, कल आप खुद सोचो कि आपकी जो ब्लड वेसल होती है बच्चों, जब आपकी ब्लड वेसल डैमेज होती है तो वहां पर जो आपका एक तरह का जो सब्सटेंस आपका एक्सपोज होता है उसका नाम क्या होता है, आपने कहना उसका नाम होता है आपका वॉन विलिब्रेंट फैक्टर। ऐसे क्या, अब आपने कहना है कि बच्चों अगर ये आपकी ब्लड वेसल है ना, आपका वॉन विलिब्रेंट फैक्टर नीचे आपकी ब्लड वेसल के नीचे होता है। ठीक है, अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होता है, आपने कहना है कि अब आपका एक जीन होता है, उस जीन का नाम होता है एडम TS13 जीन। क्या होता है, एक तरह का एडम TS13 जीन। अब ये एडम TS13 जीन काम क्या करता है, ये वॉन विलिब्रेंट फैक्टर को तोड़ता रहता है, ये आपको छोटा करता रहता है। मेरा आप लोगों से क्वेश्चन है, अगर किसी भी इंसान के अंदर एडम TS13 जीन की डेफिशिएंसी हो जाएगी तो क्या वॉन विलिब्रेंट फैक्टर टूटेगा, आपने कहना वॉन विलिब्रेंट फैक्टर तो टूटेगा नहीं। जब आपका वॉन विलिब्रेंट फैक्टर टूटेगा नहीं बच्चों, तो वॉन विलिब्रेंट फैक्टर जो होगा वो आपका एक्सपोज हो जाएगा। जब आपका वॉन विलिब्रेंट फैक्टर जो होगा वो अब यहाँ पे नहीं है बल्कि वो एक्सपोज हो चुका है, तो इसके नतीजे में क्या होगा, आपने कहना है कि आपकी सर्कुलेशन जितने प्लेटलेट्स होंगे वो यहाँ पर आपके एक तरह का मिलना शुरू हो जाएंगे। उसके नतीजे में सर्कुलेशन के अंदर जो दूसरे प्लेटलेट्स होंगे वो भी यहाँ पे इकट्ठे होंगे, वो इस तरह इकट्ठे होते जाएंगे और आपके प्लेटलेट्स की एक तरह की एग्रीगेशन होती जाएगी, और इसके नतीजे में क्या बनेगा, एक तरह का एक वीक प्लग बन जाएगा। ठीक है, नंबर वन आपने कहना है कि प्रॉब्लम किसका है, वॉन विलिब्रेंट फैक्टर का प्रॉब्लम है, वॉन विलिब्रेंट फैक्टर का प्रॉब्लम है। ठीक हो गया नंबर वन। नंबर टू, जब वॉन विलिब्रेंट फैक्टर एक्सपोज होगा तो इसके नतीजे में क्या होगा, आपने कहना है कि जो प्लेटलेट्स होंगे वो इकट्ठे होंगे और क्या बनाएंगे, एक तरह का क्लॉट बनाएंगे। जब आपके प्लेटलेट्स इकट्ठे होंगे क्लॉट बनाएंगे तो प्लेटलेट्स की कमी हो जाएगी, और इसकी वजह से आप क्या देखोगे कि जब आपके एक तरह के जो प्लेटलेट्स होंगी उसकी एक तरह की कमी होगी, तो उसकी वजह से हम क्या देखते हैं, एक तरह का ब्लीडिंग देखते हैं। ठीक है, और ब्लीडिंग टाइम जो होगा वो एक तरह का ज्यादा देखने को मिलता है बच्चों। नंबर फोर, अब आपने कहना है कि जब इधर से आपकी आरबीसीज गुजरेंगे तो आरबीसीज आपके टूटेंगे, और जब आपके आरबीसीज टूटते हैं और वो क्लॉट की वजह से टूटते हैं, इसके अंदर आपके जो आरबीसीज होती है उसकी एक स्पेशल शेप बन जाती है और उसको हम कहते हैं शिस्टोसाइट्स। तो आपने कहना है कि आरबीसीज की क्या होती है, डिस्ट्रक्शन होती है। जब आपकी आरबीसी की डिस्ट्रक्शन होगी तो आपके आरबीसी जो होंगे वो एक तरह के एक स्पेशल शेप के अंदर आएंगे, और आपने कहना जब ये एक स्पेशल शेप के अंदर आते हैं तो इसको आप क्या कहते हैं, एक तरह का शिस्टोसाइड कहते हैं बच्चों, ये आपने याद करना है।
नंबर 5, आपने ये बात अपने ज़हन के अंदर रखनी है कि इसके अंदर क्या होगा, आपने कहना है कि आपका जो किडनी होगा वो भी इन्वॉल्व होगा। और नंबर 6, ये सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, वो कौन-सा बच्चों? आपने कहना है मोस्ट हाई यील्ड पॉइंट्स वो ये होता है कि आपके ब्रेन इन्वॉल्वमेंट होती है। क्या होता है? एक तरह का ब्रेन की इन्वॉल्व, वो कह सकता है कि हाँ जी जनाब, इसको एक तरह का कोई ना कोई एक तरह का वो कह सकता है कि फॉर एग्जांपल हेमीपैरेसिस है, वो कह सकता है कि इसको एक तरह का स्ट्रोक हो गया है। तो ये सारे के सारे जो फीचर्स होंगे वो हमें देखने को मिलेंगे। तो बात करने का मतलब ये हुआ कि अगर कभी भी एग्जामिनर ये कहे कि आपके पास एक पेशेंट आता है, उस पेशेंट के अंदर किडनी की इन्वॉल्वमेंट है, उस पेशेंट के अंदर ब्रेन की इन्वॉल्वमेंट है, उस पेशेंट के अंदर अनीमिया है, मतलब कि आरबीसीज की कमी है, उस पेशेंट के अंदर जो है वो जनाब आपकी ब्लीडिंग है, प्लेटलेट्स की कमी है, ब्लीडिंग टाइम बढ़ा हुआ है, और उस पेशेंट के अंदर आप फीवर देखते हो, तो आपने आंखें बंद करके जो आंसर लगाना है, आपने कहना है इट्स अ थ्रोम्बोटिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिया पर्पुरा। तो थ्रोम्बोटिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिया पर्पुरा इज एसोसिएटेड विद लो लेवल ऑफ द प्लेटलेट्स, लो लेवल ऑफ आरबीसीज, एकेआई एंड आल्सो विद स्ट्रोक। ये आपको पता होना चाहिए। अब हम नेक्स्ट आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की तरफ मूव करते हैं कि वो क्या होता है। देखो बच्चों, अब आपने ये देखा कि इसके अंदर ये सारा कुछ है। एक चीज को आपने समझना है कि फॉर एग्जांपल कि आपका ये प्लेटलेट्स था, ठीक है, आपका ये वॉन विलियमन फैक्टर था। इस वॉन विलियमन फैक्टर के साथ आपका जो प्लेटलेट्स लगता होता था, वो लगता था आपकी जीपी1 बी प्रोटीन की मदद से इस तरह। अब आप देखना है कि दूसरे जो प्लेटलेट्स होते थे, ये प्लेटलेट्स के साथ इस तरह लगते होते थे आपकी दूसरी प्रोटीन्स होती थी उनकी मदद से। और जो प्रोटीन्स होती थी उनका नाम क्या होता था बच्चों? आपने कहना है कि GP2B3 ये प्रोटीन्स होती थी। क्या नाम होता है एक तरह का? GP2B3 ये प्रोटीन्स होती थी, और इनके ऊपर आपकी जो लेयरिंग होती थी वो किसकी होती थी? कवरिंग होती थी आपने कहा वो फाइब्रिनोजिन की होती थी। अब आप खुद सोचो कि अगर फॉर एग्जाम्पल किसी इंसान के अंदर ऐसी एंटीबॉडीज बनना शुरू हो जाएं जो कि GP2B3 प्रोटीन को अटैक करें या फाइब्रिनोजिन के ऊपर अटैक करें, तो मेरा अब आप लोगों से क्वेश्चन है, क्या ये आपके प्लेयर्स इकट्ठे हो सकेंगे? शाबाश बच्चों। तो आप कहना है कि जीव के अंदर आपकी GP2B3 के प्रोटीन के खिलाफ आपकी एंटीबॉडीज बनना शुरू हो जाएं, ठीक है बच्चों, और आपने कहना है कि आपके आरबीसी की आपके एक तरह की इसकी डिस्ट्रक्शन हो, तो इस कंडीशन को आप क्या कहते हो? आपने कहना है कि आपके जो प्लेटलेट्स होंगे वो टूटेंगे। जब आपके प्लेटलेट्स टूटेंगे, प्लेटलेट्स की जो कमी हो, जो आपने कहना प्लेटलेट्स की कमी हो जाएगी, और वन आपने कहना होता है बच्चों कि इसके अंदर क्या होगा कि जब आपकी बॉडी के अंदर प्लेटलेट्स की कमी होती है, तो एज अ कंपनसेटरी मैकेनिज्म आपकी बोन मैरो को मैसेज जाता है। जब एज अ कंपनसेटरी मैकेनिज्म आपकी बोन मैरो को मैसेज जाएगा कि इसके नतीजे में मेगा कैरियोसाइट्स जो होंगे उनकी जो प्रोडक्शन होती है बच्चों वो एक तरह की ज्यादा हो जाती है। तो मेगा कैरियोसाइट्स आप ज्यादा देखते होते हो। नंबर 3, आपने कहना होता है कि ब्लीडिंग टाइम आप ज्यादा देखोगे क्योंकि इसके अंदर आपका प्लेटलेट्स का प्रॉब्लम है। और जब कभी भी किसी भी बंदे के अंदर प्लेटलेट्स का प्रॉब्लम होगा तो इस बंदे के अंदर हम म्यूकोजल ब्लीडिंग देखते हैं। और म्यूकोजल ब्लीडिंग का मतलब एपिस्टेक्सिस आपने कहना है, मेनोरेजिया आपने कहना है, तो आपने कहना है कि म्यूकोजल ब्लीडिंग देखने को मिलती है बच्चों। अब आपको ये बात का पता होना चाहिए कि अगर कभी भी एग्जामिनर ये कहे ना बस इतना, फॉर एग्जाम्पल एग्जामिनर ये कहता है 35-year-old फीमेल प्रेजेंट टू यू विद कंप्लेन ऑफ एपिस्टेक्सिस ब्रूजिस, ठीक है, उसके बाद वो कहते हैं कि अपॉन इन्वेस्टिगेशन देयर इज अ लो लेवल ऑफ द प्लेटलेट्स अपॉन बोन मैरो बायोप्सी हाई लेवल ऑफ द मेगाकैरियोसाइट ब्लीडिंग टाइम इज रेज्ड, व्हाट इज योर डायग्नोस? तो आपने कहना दिस इज अ पेशेंट ऑफ आईटीपी इम्यून थ्रोम्बोसाइटोपेनिया पर्पुरा। अब आपने एक बात अपने जहन के अंदर बच्चों रखनी है कि अब देखें ये एंटीबॉडीज हैं, एंटीबॉडीज आपके प्लेटलेट्स के ऊपर अटैक कर रही हैं। जब एंटीबॉडीज आपके प्लेटलेट्स के ऊपर अटैक कर रही हैं तो इसके नतीजे में आपने क्या कहना होता है कि आपका अपना ही इम्यून सिस्टम आपकी बॉडी के ऊपर अटैक कर रहा है। तो अगर कोई भी ऐसी डिजीज हो जो कि ऑटोइम्यून डिजीज होती है, उसको जनाब आप रोकने के लिए क्या देते हो? आपने कहना कि पहला ट्रीटमेंट होता है स्टीरॉयड देना, ठीक है, आपने ये कहना। दूसरे नंबर पे क्या होता है? आपने कहना कि आपने इंट्रावेनस अमीनोग्लोबुलिन देते हैं। तीसरे नंबर पे क्या होता है? तीसरे नंबर पे आपने कहना है कि हम जो काम करते होते हैं बच्चों, आपने ये कहना है कि आप स्प्लीनेक्टमी करते हैं, तो सबसे डेफिनेटिव जो ट्रीटमेंट होता है वो यही होता है। क्यों? उसकी रीजन क्या है? क्योंकि स्प्लीन के अंदर से जो एंटीबॉडीज बन रही होती है ना, एंटीबॉडीज तो वैसे बोन मैरो से बनती हैं, लेकिन इसके अंदर जो स्टोर्ड एंटीबॉडीज होती है ना बच्चों, वो आपके इसके ऊपर अटैक कर रही हैं। तो जब आपका स्प्लीन ही नहीं रहा तो आपका फिर एक तरह का अटैक नहीं होगा। ये आपने जहन में रखना है। ये आपका एक तरह का आंसर है बच्चों। होप्स आप लोगों को समझ आ गई होगी। कोई आपको समझ, कोई ऐसा बच्चा जिसको नहीं समझ बंदा क्वेश्चन पूछ सकता है, वरना हम आगे मूव करते हैं। और इसमें आपने ये कहना होता है कि फीमेल का ये कहा जाता है कि उसको या एसएल या वो प्रेग्नेंट फीमेल है, आपका ये पूछा जाता है, ठीक है। ऐसे दो टाइप्स होती है, उसकी तरफ अब जाने की इतनी ज्यादा जरूरत नहीं है, ना ही वो इतनी इंपॉर्टेंट है। अब देखें बच्चों आगे क्या है। आगे ये बात अपने जहन का है बच्चों कि आपका एक होता है वॉन विलिब्रेंट डिजीज हो गया। फॉर एग्जांपल कोई भी ऐसा बताए अंदर सबसे पहले आपने फैक्टर्स 8 की कमी है, तो क्या होगा? आपने कहना क्लॉटिंग फैक्टर्स 8 की कमी है तो हीमोफीलिया होगा, हीमोफीलिया ए होगा, ठीक है। अब आपने कहना हीमोफीलिया ए होगा। अब आपने ये बताओ कि हीमोफीलिया ए जो क्लॉटिंग फैक्टर 8 है वो आप किसके साथ एसोसिएट करता है, इंट्रिंसिक पाथवे और एक्सट्रिंसिक पाथवे? तो हमने कहना होता है हाँ जी बच्चों, कौन सा पाथवे के साथ एसोसिएट करता है? तो आपने ये कहना है कि इट्स रिलेटेड टू योर
पाथवे। तो जब ये आपके इंट्रिंसिक पाथवे के साथ एसोसिएट करेगा बच्चों, तो इसके नतीजे में आप जब लैब्स के अंदर टेस्ट करवाओगे तो लैब्स के अंदर आपका पीटी बढ़ेगा या एपीटीटी बढ़ेगा। शाबाश। तो आपने कहना कि एपीटीटी जो होगा वो एक तरह का रेजर होगा बच्चों, ये आपने याद करना है। ओके, क्लॉटिंग टाइम जो होगा वो भी रेज होगा। अब आपको ये तो पता चला कि ये कौन सी होती है, ये आपके एक तरह का क्लॉटिंग फैक्टर्स का डिफेक्ट है। यहाँ पर आपने एक बात अपने जहन के अंदर रखनी है कि जिस बंदे के अंदर भी क्लॉटिंग फैक्टर्स का डिफेक्ट होगा, उसके अंदर जो पेन होगी वो उसके डीप टिश्यू ज्वाइंट के अंदर होगी। कहां पे होगी एक तरह के बच्चों, आपने कहना डीप, उसके बाद आपने कहना टिश्यू, उसके बाद आपने कहना ज्वाइंट्स के अंदर होगी। ठीक होगा बच्चों, नंबर वन। नंबर टू, उसके अंदर एग्जामिनर ये कहेगा कि हाँ जी जनाब डेंटल एक्सट्रैक्शन की हिस्ट्री होगी, यानी कि दांत निकालने के बाद जो पेन ब्लीडिंग उसको होनी शुरू होगी, डेंटल एक्सट्रैक्शन की हिस्ट्री होगी कि उसके बाद जनाब उसको क्या होगी, एक तरह की ब्लीडिंग हो रही है बच्चों। ठीक है, उसके बाद फैमिली हिस्ट्री इसके अंदर पॉजिटिव होगी, फैमिली हिस्ट्री विल बी पॉजिटिव, ये आपने याद करना है। अच्छा जी, ये तो आपको पता लग गया कि इस तरह वो ये कहेगा। इसके बाद आपने ये बात अपने जहन के अंदर बच्चों रखनी है कि अगर कभी भी एग्जामिनर ये कहे कि आपके पास एक पेशेंट आता है जिसके अंदर वॉन विलिबरेंट डिजीज है, तो अब आपने कहना कि वॉन विलिबरेंट फैक्टर डिजीज क्या होती है, इसको थोड़ा सा गौर कीजिएगा बच्चों। वॉन विलिबरेंट डिजीज के बारे में समझने से पहले हमको ये पता होना चाहिए बच्चों कि वॉन विलिबरेंट वो फैक्टर होता था जो आपके प्लेटलेट्स के साथ सबसे पहले बाइंड करता था। मेरा अब आप लोगों से क्वेश्चन है बच्चों, अगर किसी बंदे के अंदर वॉन विलिबरेंट फैक्टर नहीं होगा, फैक्टर नो नहीं है, तो मुझे ये बताओ कि क्या आपके प्लेटलेट्स के साथ इसकी एडहीजन है बच्चों? शाबाशी बताइएगा। तो आपने कहना है कि एडहीजन जो होगी वो एक तरह की स्टॉप हो जाएगी। जब एडहीजन स्टॉप होगी तो क्या आपकी ब्लीडिंग रुकेगी बच्चों? तो आपने कहना ब्लीडिंग नहीं रुकेगी, पेशेंट आपके साथ आएगा ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स के साथ। एक बात। दूसरी बात जो आपने अपने जहन के अंदर बच्चों रखनी है वो मुझे ये बतानी है कि जब इस बंदे को ब्लीडिंग हो रही है, जब इसके अंदर हम ये देख रहे हैं, तो इसके अंदर जो प्लेटलेट्स हैं उसके अंदर कोई डिफेक्ट है? आपने कहना उसके अंदर किसी तरह का कोई डिफेक्ट नहीं है। जब प्लेटलेट्स के अंदर डिफेक्ट नहीं है तो प्लेटलेट्स की जो क्वांटिटी है वो क्या है, वो आपकी नॉर्मल है। तो आपने कहना इसके अंदर प्लेटलेट्स की जो क्वांटिटी होती है बच्चों वो आपकी एक तरह की नॉर्मल होती है बच्चों। आपने कहना है कि प्लेटलेट्स की जो क्वांटिटी होती है वो आपकी एक तरह की नॉर्मल होती है। उसके बाद आपने नंबर 3 ये बात अपने जहन के अंदर रखनी है कि यहाँ पर जो प्रॉब्लम बनता है वो एक प्रोटीन का बनता है, वो आपकी वॉन विलमेंट फैक्टर का बनता है। इस वजह से ये कौन सा डिसऑर्डर हुआ, आपने कहना है कि ये आपका क्वालिटेटिव डिसऑर्डर है। क्वालिटेटिव डिसऑर्डर का मतलब ये है कि जिसके अंदर आपके प्लेटलेट्स की क्वांटिटी की कमी नहीं है लेकिन क्वालिटी के अंदर आ जाती है एक प्रॉब्लम। इस वजह से आपने ब्लीडिंग टाइम होगा वो एक तरह है, आपने ये कहना है। उसके बाद देखें, आपने कहना है कि वॉन विलिबरेंट फैक्टर वो होता है जो कि बेसिकली आपकी क्लॉटिंग फैक्टर नंबर 8 को प्रोटेक्ट करता है। अब मुझे ये बताओ कि जिस बंदे के अंदर वॉन विलिबरेंट फैक्टर की कमी हो जाएगी तो उसके अंदर जो फैक्टर 8 होगा क्या वो प्रोटेक्ट रहेगा? तो आपने कहना कि फैक्टर 8 जो होगा वो एक तरह का प्रोटेक्ट नहीं रहेगा। जब आपका फैक्टर 8 प्रोटेक्ट नहीं रहेगा तो इस बंदे के अंदर जो फैक्टर 8 होगा उसकी एक तरह की डेफिशिएंसी हो जाएगी बच्चों। जब फैक्टर 8 की डेफिशिएंसी होगी तो मुझे अब आप लोगों ने बताना है कि इसकी जो लैब होगी उसके लैब के अंदर आपका एपीटीटी जो होगा वो रेज होगा कि नहीं होगा? तो आपने कहना है कि फैक्टर 8 इज बेसिकली एसोसिएटेड और लिंक्ड विद इंट्रिंसिक पाथवे। जब आपका फैक्टर 8 आपके इंट्रिंसिक पाथवे के साथ एसोसिएट करता है तो इस वजह से इस बंदे के अंदर हम क्या देखते हैं, पीटीटी का जो लेवल होगा वो आपका बढ़ जाएगा, प्लॉटिंग टाइम वो आपका बढ़ जाएगा। ठीक हो गया बच्चों? तो अगर कभी भी आपके पास एग्जामिनर इस तरह का क्वेश्चन पूछे ना कि आपके पास एक पेशेंट आता है और उस पेशेंट के अंदर आप क्या देखते हो कि डेंटल एक्सट्रैक्शंस के बाद उसके अंदर ब्लीडिंग हो रही है, उसके बाद बच्चों वो ये कहे कि लैब्स की इन्वेस्टिगेशन के अंदर आप देखते हो कि ब्लीडिंग टाइम बढ़ा हुआ है, प्लेटलेट्स जो है वो नॉर्मल उसके नॉर्मल है, प्लेटलेट्स ठीक है बच्चों क्वांटिटी के अंदर, ठीक हो गया बच्चों। उसके बाद ये कहे कि हाँ जी जनाब इसके अंदर क्लॉटिंग टाइम भी बढ़ा हुआ है, और उसके बाद वो ये भी कहे बच्चों क्लॉटिंग टाइम बढ़ने के साथ साथ कि इस बंदे के अंदर और क्या है, आपको ये कहे कि क्लॉटिंग टाइम भी बढ़ा हुआ है और साथ ही है कि एपीटीटी जो है वो एक तरह है, तो आपने आंखें बंद करके जो आंसर लगाना है वो होना चाहिए आपका वॉन विलिबरेंट फैक्टर डेफिशिएंसी। और कभी भी अगर पूछा जाए कि वॉन विलिबरेंट फैक्टर डेफिशिएंसी का जो ट्रीटमेंट है वो क्या है, आपने कहना डेस्मोप्रेसिन, जिसको आप बच्चों ये कहते होते हो कि आपका एंटी डायरोटिक हार्मोन भी कहते हैं। ठीक है, ये आपका एक तरह का ट्रीटमेंट होता है कि आपका वॉन विलिबरेंट फैक्टर क्या हो, एक तरह का प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करता है बच्चों। ये आपका आपका एक तरह का वॉन विलिबरेंट फैक्टर की डेफिशिएंसी। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट पता होना चाहिए जिस डिजीज के बारे में हम डिस्कस करेंगे वो होगी आपकी एक तरह की बच्चों डीआईसी क्या होती है। ठीक है बच्चों, तो डीआईसी के बारे में आते हैं। तो सबसे पहले आपने ये बात अपने जहन के अंदर रखनी है। अच्छा, यहाँ तक डीआईसी के बारे में आपने कहना है। डीआईसी के बारे में जो बात आपने अपने जहन के अंदर रखनी है वो क्या है, डीआईसी के बारे में आपने कहना है कि इसके अंदर ना बच्चों हर चीज के अंदर कोई ना कोई प्रॉब्लम होगी। फॉर एग्जाम्पल वो एग्जामिनर ये कहे कि जनाब आपका अब ये ब्लड वेसल है, ठीक है, ब्लड वेसल के अंदर ये क्लॉट बन रहा है, तो ये जो क्लॉट बन रहा है तो यहाँ पे ये प्लेटलेट्स आपका क्लॉट बनाते होते हैं, ठीक है। अभी आपके प्लेटलेट्स थे जिसने एक तरह का
क्लॉट बनाया, फिर वो ये कहेगा कि अच्छा जी ये क्लॉट जो है ना इसको मुकम्मल तौर पर फिल्म करने के लिए ना आपके क्लॉटिंग फैक्टर्स आ गए। जब इस प्लेटलेट्स को क्लॉट कंट्रोल एक तरह का फिल्म करने के लिए जब आपके क्लॉटिंग फैक्टर्स आ, इसको आप क्या कहते होते हो बच्चों, आपने कहना है कि ये आपका सेकेंडरी हीमोस्टेसिस हो गया। ठीक हो गया, आपको एक तरह का ये सेकेंडरी हीमोस्टेसिस हो गया। अब आगे वाली जो बात होती है बच्चों वो क्या होती है, आगे बात आपने अपने जहन के अंदर रखनी है। सेकेंडरी हीमोस्टेसिस हुआ, आपके सर्कुलेशन के अंदर क्या होगा, आपके प्लेटलेट्स की कभी कमी हो जाएगी आपके सर्कुलेशन के अंदर, सही है ना। नंबर वन। नंबर टू, आपने क्या कहना होता है कि आपके क्लॉटिंग फैक्टर्स की भी कमी हो जाएगी आपकी सर्कुलेशन के अंदर। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर क्या होगा कि आपने कहना है कि नंबर थ्री, कि यहाँ पे जो आपके आरबीसी गुजर रहे होते हैं वो आपके जब गुजरेंगे तो वो टूटेंगे। जब आपके आरबीसी टूटेंगे तो हीमोलाइसिस होगी, तो आरबीसी की तादाद में क्या होगी, एक तरह की बच्चों कमी होगी, जिसकी वजह से हमने कहना है कि इसको अनीमिया भी होगा बच्चों। ठीक है। नंबर फोर, जब आपके क्लॉटिंग फैक्टर्स ही यहाँ पे आ गए हैं बच्चों, तो आपने कहना है कि पीटी का लेवल भी ज्यादा होगा और उसके बाद आपने कहना है कि एपीटीटी का लेवल भी ज्यादा होगा बच्चों। ठीक है। नंबर फाइव, आपने कहना है कि इसके अंदर क्या होता है कि फाइब्रिनोजन फिब्रिन के अंदर तब्दील होता है, और वो कंडीशन जिसके अंदर फाइब्रिनोजन फिब्रिन के अंदर तब्दील होता है तो फाइब्रिनोजन का जो लेवल है वो बच्चों वो कम हो जाता है। और जब वो कंडीशन जिसमें फाइब्रिनोजन फिब्रिन के अंदर तब्दील हो और उसके अंदर जनाब क्लॉटिंग फैक्टर नंबर 13 जुड़े, तो इसके अंदर डी डाइमर भी बनता है। तो आपने कहना कि डी डाइमर भी इसके अंदर क्या होगा, एक तरह का बच्चों ज्यादा होगा बच्चों। प्लेटलेट्स की कमी की होने की वजह से आपने कहना कि जैसे प्लेटलेट्स की कमी होगी तो आप ब्लीडिंग टाइम जो होगा बच्चों वो ज्यादा देखोगे। तो ये सारे के सारे जो एसोसिएशन है वो किसके साथ है, आपने कहना इस कंडीशन को हम कहते हैं डीआईसी। ठीक है। एवरीथिंग विल बी डिस्टर्ब, ओनली फाइब्रिनोजन लेवल विल बी लो। आपने कहना है कि ये एसोसिएट कर सकता है डिलीवरी के साथ, ये एसोसिएट कर सकता है हीट स्ट्रोक के साथ, ये एसोसिएट कर सकता है कोई ट्रॉमा के साथ, ये एसोसिएट कर सकता है बच्चों स्नेक बाइट के साथ, ये एसोसिएट कर सकता है कार्सिनोमा के साथ, ये एसोसिएट कर सकता है पैंक्रियाटाइटिस के साथ, ये एसोसिएट कर सकता है हाइपरकाल्सीमिया के साथ। फिर ये सारे के सारे कुछ ड्रग्स के साथ भी ये सारे, और आपकी सेप्टिन के साथ। ठीक होगा बच्चों, ये आपने याद करना है। और मोस्ट कॉमन पिज्जा बिल्कुल सेप्सिस होता है, ये आपको पता होना चाहिए। ये आपका होगा डीआईसी के डीआईसी के अंदर क्या होता है। शाबाश। एनीवन कोई ऐसा बच्चा जिसको नहीं समझ ये बंदा पूछ सकता है, वरना आगे कंटिन्यू करें। मैं अब आप लोगों से ना ये तकरीबन आपका हिमोला आपका प्लेलेट्स का चैप्टर सारा हो गया है। कोई ऐसा बच्चा जिसको प्लेलेट्स के चैप्टर में किसी तरह का कोई क्वेश्चन है वो बंदा पूछ ले। प्लेलेट्स का चैप्टर आपने इतना ही करना है, मेरे ख्याल में वैसे भी आपका हो चुका है। बच्चे डीआईसी, एक मिनट। अच्छा, प्लेलेट्स के अंदर ना जो जो आप लोगों के क्वेश्चंस है ना वो पूछें, फिर हम आगे मूव करते हैं। एक आया सर, रिपीट कर दें डीआईसी को। खान मोहम्मद खान, डीआईसी को थोड़ा सा गौर से सुने। असल में हम रिवीजन कर रहे हैं और मेरे ख्याल में आप इस डीआईसी को ना ये प्लेलर से हिमा वाला चैप्टर अभी दूसरी तीसरी दफा पढ़ने लगे हैं। असल में होता क्या है, आपने कहना है कि सबसे पहले बच्चे की होता है कि आपकी ब्लड वेसल है ना वो डैमेज हो गई है। अगर आपकी ब्लड वेसल डैमेज हो गई है, ठीक है, तो उस जगह पे आपके क्लॉटिंग फैक्टर्स जो होंगे वो, ओ सॉरी, प्लेटलेट्स जो होंगे वो इकट्ठे होंगे। जब आपके प्लेटलेट्स वहां पे इकट्ठे होंगे तो क्या होगा, आपने कहना वहां पे प्राइमरी हीमोस्टेसिस होगा। जब वहां पे प्राइमरी हीमोस्टेसिस होगा तो उसके बाद क्या होगा, आपने कहना वहां पे क्लॉटिंग फैक्टर्स आ जाएंगे, जिसकी वजह से वहां पे सेकेंडरी हीमोस्टेसिस हो जाएगा। अब आप खुद सोचो कि अगर सारे के सारे इंजरी वाली जगह पर इकट्ठे हो गए तो ब्लड के अंदर तो कम ही रह गए ना, आपकी सर्कुलेशन के अंदर घूमने वाले वो कम रह गए। जब आपके सर्कुलेशन के अंदर घूमने वाले कम रह गए तो आपने कहना कि क्लॉटिंग फैक्टर्स की भी कमी होगी और उसके बाद प्लेटलेट्स की कमी होगी। जब प्लेटलेट्स की कमी होगी तो क्या होगा, ब्लीडिंग टाइम बढ़ेगा। जब क्लॉटिंग फैक्टर्स की कमी होगी तो क्या होगा, आपने कहना पीटी और एपीटीटी रेज होगा। ठीक हो गया। अब आपने कहना कि क्लॉटिंग फैक्टर्स के अंदर जो क्लॉट बनता है वो कैसे बनता है। क्लॉट बनने का ये मैकेनिज्म होता है कि आपका जो 13th क्लॉटिंग फैक्टर्स होता है ना वो फिब्रिन जो होता है ना वो एंड पे फिब्रिन बनाता होता है। ठीक हो गया बच्चों, उसके साथ हेल्प करता है। और आपने कहना है सब एक ही जगह जमा हो जाएंगे सर। बच्चे जिस जगह पे इंजरी हो रही है ना उस जगह पे ये इकट्ठे होते जाएंगे। अब आपने कहना है कि ये हर जगह पे इंजरी भी हो रही होती है, ब्लीडिंग भी हो रही है, सारा कुछ ठीक है। अब देखें, अब आपने कहना है कि आगे क्या सीन है।
आगे आपने कहना है कि अब देखें कि इंजरी वाली जगह पर ये सारे इकट्ठे हो रहे हैं, ठीक है। जब ये उधर इकट्ठे हो रहे हैं जहां जहां इंजरी हो रही, क्लॉट बन रहा है ना, तो आपने कहना है कि अब आपका फाइब्रिनोजन फिब्रिन के अंदर बदल रहा है। अगर फाइब्रिनोजन फिब्रिन के अंदर बदल रहा है तो फाइब्रिनोजन कम होता जाएगा ना। अगर फॉर एग्जाम्पल एक रोटी ये बंदा वो खा रहा है तो रोटी कम होती जाएगी, तो फाइब्रिनोजन कम हो जाएगा, फिब्रिन बढ़ता रहेगा, और उसके नतीजे में आपने कहना कि डी डायमर बन जाएगा, तो डी डायमर भी बनता रहता है। उसके बाद आपने ये कहना होता है कि अब जो क्लॉट बन गया तो जो छोटी वेसल्स होंगी, जब उनमें से आरबीसी वगैरह गुजरेंगे तो आरबीसी क्या होगी, हिमोलाइसिस होगी। जब आपकी आरबीसी की हिमोलाइसिस होगी तो क्या होगा, अनीमिया होगा। ठीक है बच्चों, तो ये आपने कहना है। बाकी कॉजेज को रट्टा लगा लें या वैसे कर लें, अभी मैं उनकी डिटेल के अंदर नहीं जा सकता कि कॉजेज क्या क्या है। बस आपको इतना पता होना चाहिए कि डिलीवरी के दौरान हो सकता है, स्नेक बाइट के दौरान हो सकता है, कैंसर के दौरान हो सकता है। उसके बाद आपने कहना है कि आपका एक तरह का मतलब कि स्ट्रोक के दरमियान हो सकता है, कोई एक्सीडेंट के दौरान हो सकता है, पैंक्रेटाइटिस के दौरान हो सकता है। ये आपके कुछ कॉजेज होते हैं जिसकी वजह से ये सारा कुछ देखने को मिलता है। और कोई क्वेश्चन? शाबाश। प्लेटलेट्स के अंदर किसी तरह का कोई और पॉइंट? चलो, अगर आप लोगों का नहीं है तो मैं आप लोगों से पूछता हूँ, ठीक है। अब मुझे आप लोगों ने आंसर करना है, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन में क्लॉटिंग फैक्टर्स की ओके जी। अच्छा जी, अगर फॉर एग्जांपल अब हम आगे जाते हैं और आगे देखते हैं कि आगे क्या बच्चों। यार बच्चों, अनीमिया आपका बहुत बड़ा चैप्टर है। अनीमिया विद शिस्टोसाइट आईटीपी, ये क्या कर रहे हैं, हीमोफिलिया। अगर एग्जाम में दोनों हो तो कैसे डिफरेंशिएट करेंगे क्लॉटिंग फैक्टर 8 और 9 से? ऐसे नहीं हो सकता कि ना हो, क्लॉटिंग फैक्टर मेंशन होगा, ठीक है। ये आपने कहना है। अनीमिया शिस्टोसाइट आईटीपी एंड हस दोनों में होगा बच्चों, दोनों में होगा। इम्यून थ्रोम्बोसाइटोपेनिन परपुरा में भी होगा और हस में भी होगा, ठीक है। नहीं, आईटीपी के अंदर नहीं होता वैसे। आईटीपी के अंदर नहीं होता। क्यों आईटीपी में क्यों नहीं होता, मेरी वजह बात सुनिएगा। आईटीपी में इस वजह से नहीं होता क्योंकि आपकी एंटीबॉडीज उनको तोड़ रही है। मेरी बात को सुन रहे हो? टीटीपी में होता है, टीटीपी में होता है, आईटीपी में होता है, डीआईसी में होता है। ये तीन डिजीज ऐसी होती हैं जिनमें जनाब आपका ये देख सकते हो, और आपका शिस्टोसाइट देखोगे, आईटीपी, टीटीपी, डीआईसी। क्योंकि वहां पे क्लॉट बन रहा है ना, यहाँ पे तो टूट रहे हैं। आपकी जो फॉर एग्जाम्पल जो डिजीज है जिसकी आप बात कर रहे हो, आईटीपी, आईटीपी में नहीं होता, ठीक है। आपने ये याद करना है। अच्छा बच्चों, अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं और नेक्स्ट देखते हैं कि आगे का कैसे है। आगे अनीमिया का जो चैप्टर है, आपको पता है कि वो काफी वो वाला सीन है, लेकिन इसके अंदर जो चीजें आप लोगों ने याद रखनी है वो क्या है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं वो क्या है, हमने वही देखना है। क्योंकि ये बहुत बड़ा चैप्टर है, जैसा कि हमने पिछला आपका प्लेलिस्ट का चैप्टर किया, अब हम अगले चैप्टर को भी इंशाल्लाह इसी तरह फुल डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों, आपने कहना है वी आर गोइंग टू मूव अबाउट आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, ठीक है। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होता क्या है? आपने सबसे पहले ये कहना है कि अब देखें, अगर आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया की बच्चों हम बात करते हैं तो आपको पहले नंबर पे ये बताओ कि आपके ब्लड के अंदर जो आयरन होगी इसके अंदर कम होगी ज्यादा होगी, सीरम आयरन। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, तो अगर ये कहा जाए कि इसके ब्लड के अंदर जो आयरन होगी वो क्या होगी, तो सिंपल सी बात है, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के अंदर जो ब्लड के अंदर जो सीरम आयरन होगी वो क्या होगी, एक तरह की बच्चों कम होगी, नंबर वन। नंबर टू, अगर सीरम आयरन कम है तो बच्चों आपने ये कहना है कि जितनी आयरन आपकी हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करती है आपके जो ब्लड के अंदर है वो कम गई, ठीक हो गया। जब आपके, और एक बात आपको बस इतना पता होना चाहिए, जैसा कि एक बंदा जिसने आयरन वाली डाइट ली, ठीक होगा बच्चों, अगर ये आयरन ले रहा है, ठीक है बच्चों, तो आपने कहना है कि आयरन आपकी एब्जॉर्ब कहाँ से होती है, आपके एक एमसीक्यूज है, क्योंकि एमसीक्यूज के जो पॉइंट है ना वो मैं आपको करवाता हूँ। पहला एमसीक्यूज, आपने कहना है कि आपकी जो आयरन एब्जॉर्ब होती है वो होती है ड्यूडिनम से। क्या होते हैं एक तरह के बच्चों, ड्यूडिनम से होती है, ठीक है। तो यहाँ से आपने कहना है कि आयरन एब्जॉर्ब होती है, ठीक है। दूसरा जो एमसीक्यूज होता है वो ये होता है कि आपका एक पेशेंट है, उसको जनाब एक तरह की एक ना पैरासाइटिक इन्फेक्शन है, उसको हम कहते हैं नेक्टर अमेरिकन या एनकालोस्टोमा ड्यूडिनाले। तो उसको कौन सा अनीमिया होगा, तो आपने यही कह देना यार एनकालोस्टोमा ड्यूडिनाले है, तो आपने कहना ड्यूडियम के ऊपर अटैक होगा तो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होगा, ठीक है। तो ये आपने कहना कि आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया किस में होगा आपका, जो भी मैंने नेक्टर अमेरिकन के बारे में बात की, या फिर एक तरह का एनकालोस्टोमा ड्यूडिनाले के बारे में लिख लेना है। अब आयरन की अगर किसी बंदे को कमी है तो इसका मतलब है कि उसके ब्लड के अंदर कम जाएगी। बच्चों, जब ब्लड के अंदर आयरन कम जाती है ना, कि सीरम आयरन जो होती है वो एक तरह की कम हो जाती है। नंबर फोर, अगर ब्लड के अंदर आयरन ही कम है, अब आपने देखना है वो जो आपके ब्लड के अंदर देखें, अगर ये आयरन आपके ब्लड के अंदर आ गई है, वो आयरन जो आपके ब्लड के अंदर है, यहाँ पर आपने कहना है कि यहाँ पर एक प्रोटीन होती है, उस प्रोटीन का नाम होता है ट्रांसफरिन, ठीक है बच्चों। अब वो आयरन जो ट्रांसफरिन के साथ बाउंड करती है, कितनी आयरन आपके ट्रांसफरिन के साथ बाउंड करेगी ना, उस कंडीशन को हम कहते हैं सैचुरेशन। क्या कहते हैं इसको, आप क्या कहोगे, एक तरह का सैचुरेशन कहोगे, ठीक है बच्चों। अब ये आयरन आपकी ट्रांसफरिन के साथ बाइंड की, जिसको हम सैचुरेशन कहेंगे, यही जो आयरन होगी बच्चों, ये आपकी क्या करेगी, आपने ये कहना होता है कि एक तरह का आपकी
लिवर और उसके बाद आपने कहना है कि बोन मैरो के अंदर जो मैक्रोफेजेस होते हैं वहां पे ये स्टोर हो जाती है, आपकी आयरन ये स्टोर होने गई है। और जब ये आयरन आपकी स्टोर होने जाती है तो इसका नाम होता है फेराटिन। क्या होता है? एक तरह का बच्चों फेराटिन होता है। तो ये बात अगर फॉर एग्जाम्पल बच्चों एक बंदा जिसके ब्लड के अंदर जो आयरन होगी उसको आप क्या कहोगे? सीरम आयरन कहोगे, ठीक है। तो आपने कहना है कि सीरम आयरन होगी ब्लड के अंदर। और अगर आपने कहना है कि अगर किसी बंदे के ब्लड के अंदर आयरन आपकी ट्रांसफर के साथ बाउंड कर रही है तो उसको हम क्या कहेंगे? एक तरह का आपने कहना उसको हम कहते हैं सैचुरेशन, ठीक है। नंबर 5 आपने ये कहना है कि ये जो आपकी आयरन जो ट्रांसफर के साथ बाइंड की हुई है ये कहाँ पे स्टोर होगी? आपने कहना वो लीवर की तरफ स्टोर होगी, और जिस फोन के अंदर स्टोर होती है उसको हम क्या कहते हैं? आपने कहना उसको हम कहते हैं फेराटिन, ठीक है। नंबर 6 बच्चों देखें, ट्रांसफरिन आयरन के साथ बाउंड कर रही है बच्चों। अगर फॉर एग्जांपल आप ये देखो कि जितनी ज्यादा ट्रांसफरिन आपकी फ्री रहेगी, आयरन के साथ बाउंड नहीं कहेगी, ठीक हो गया, तो उसके नतीजे में क्या होगा? उसको हम कहते हैं टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी। दोबारा सुनिएगा, जितनी ज्यादा आपकी ट्रांसफरिन फ्री रहेगी उसको हम क्या कहते हैं? टोटल आयरन बाइंडिंग कहते हैं। और टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी ये भी लिख लें, हमेशा हर इंसान के अंदर फेराटिन के ऑपोजिट होती है। किसके ऑपोजिट होती है? फेराटिन के ऑपोजिट होती है। अब इस सारे को भी मैं दोबारा बताता हूँ, ठीक है। सबसे पहले आपने क्या कहना? सीरम आयरन है, क्या एक तरह का सीरम आयरन है, यानी कि ब्लड के अंदर आयरन है। दूसरे नंबर पे आपने कहा सीरम आयरन हुआ। दूसरे नंबर पे आपने कहना सैचुरेशन है, क्या एक तरह का बच्चों? सैचुरेशन है। तीसरे नंबर पे आपने कहना है कि जो स्टोरेज आयरन है जिसको हम कहते हैं फेराटिन है। चौथे नंबर पे आपने क्या कहना है? कि ये टीआईबीसी है, क्या एक तरह का बच्चों? टीआईबीसी। अब मेरी बात को थोड़ा सा गौर कीजिएगा। आपने पहले नंबर पे मुझे ये बताना है कि अगर किसी बंदे को आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है तो उसके ब्लड के अंदर आयरन ज्यादा होगी या कम होगी? शाबाश बच्चों, ये बताएं। आपने कहना कि सीरम आयरन उसके अंदर कम होगी, आपने ये कहना। दूसरे नंबर पे ये बताओ कि अगर उसके ब्लड के अंदर आयरन ही कम है तो उसके साथ जो बाउंड करेगी वो भी तो कम करेगी ना, तो सैचुरेशन भी क्या होगी बच्चों? एक तरह की कम होगी। नंबर 3 बच्चों, अगर फॉर एग्जाम्पल सैचुरेशन कम है, आयरन आपकी बॉडी में कम है, तो जो आयरन स्टोर फॉर्म में होगी वो भी क्या होगी? वो बच्चों आपकी वो भी कम होगी, ठीक है। लेकिन एक चीज ज्यादा होगी, वो होगी टीआईबीसी। क्यों? क्योंकि आपको मैंने बताया कि वो ट्रांसफरिन जो फ्री रहेगी वो आपकी क्या होगी? वो आपकी ज्यादा होगी। पर अगर आपको नहीं इस तरह याद रहता तो आपने कहना कि फेराटिन के जो टोटली जो अपोजिट होता है वो क्या होता? टीआईबीसी होता है। अगर फेराटिन कम हो रहा है तो टीआईबीसी आपने कहना ज्यादा होगी। बस आपने इस तरह याद करना है, ठीक है बच्चों। और इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया कहते हैं बच्चों। अगर कभी भी ये कहा जाए कि एक न्यू आपका ये बच्चा जो है, चाइल्ड जो है, वो एक तरह का पूछा जाए, ठीक है, तो उसके अंदर जो होगा 5 महीने का, 6 महीने का, साल का इतना बच्चा है, उसके अंदर अगर खून की कमी है तो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, तो उसका जो मोस्ट कॉमन कॉज है वो क्या है? आपने कहना मिल्क इनटेक। मतलब माएँ जो है वो सिर्फ और सिर्फ बच्चे को क्या होती है? एक तरह का दूध ही देती रहती है, जिसकी वजह से उनके अंदर क्या हो सकती है? खून की कमी हो सकती है। नंबर 1। नंबर 2 बच्चों, आपने कहना होता है कि एक तरह का दूसरी जो बात आपने जेहन में रखनी है वो ये है कि अगर किसी बच्चे की बात की जाए, चिल्ड्रन के अंदर जो आपकी आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया का जो वजह है वो क्या है? आपने कहना है कि खुराक का सही तरह ना होना, पुअर डाइट है, ठीक है बच्चों, ये भी आपने याद करना है। उसके बाद आपने कहना है कि वो बंदे जो कि जनाब अडल्ट हैं, अडल्ट मेल के अंदर जो कॉज है, आपने कहना अडल्ट मेल के अंदर है पेप्टिक अल्सर कॉज, ठीक है बच्चों। और अडल्ट फीमेल के अंदर जो कॉज है आपने कहना वो होता है मेनोरेजिया, हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग। उसके बाद आपने कहना होता है अगर कभी भी एग्जामिनर इस तरह पूछे कि आपके पास एक पेशेंट आता है जिसके अंदर बच्चों ये कहा जाए कि ब्लडी डायरिया है, ठीक है, एक तरह का ब्लडी डायरिया है, उसके अंदर बच्चों आपने कहना है कि आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है, ठीक है, और अब्डोमिनल पेन है, आपने सबसे पहले ये लगाना है कि इसको कोलोरेक्टल कार्सिनोमा है, क्या एक तरह का बच्चों? कोलोरेक्टल कार्सिनोमा। आंखें बंद करके आपका पहला डायग्नोज ये होना चाहिए, ठीक है बच्चों। तो ये आपने कहना है। और बाकी मैंने पैरासाइट वाली बच्चों बात कर दी थी कि नेक्टर अमेरिकन और उसके बाद एनकेलोस्टोमा ड्यूरिनाले जो होता है ये भी आपका करवाता है बच्चों। यहाँ पर कोई ऐसा बच्चा जिसको ये समझ नहीं आई वो बंदा पूछ सकता है, वरना हम नेक्स्ट आगे कंटिन्यू करते हैं और आगे मूव करते हैं। तो देखो बच्चों, आपने कहना है कि आयरन जो दोगे उसके साथ आपने क्या देना है? ये भी एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आता होता है। आपने कहना जब कभी भी आयरन देना है साथ उसके विटामिन सी लाजमी देना है फॉर प्रॉपर एब्जॉर्प्शन, क्या एक तरह का बच्चों? आपने कहना है प्रॉपर एब्जॉर्प्शन, आपने कहना है कि विटामिन सी भी देंगे, ठीक है बच्चों, ये आपने याद करना है। उसके बाद बच्चों अब हमने पता होना चाहिए कि फॉर एग्जाम्पल आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया की वजह से क्या हो सकता है। तो आपने कहना है कि आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया की वजह से पाइका हो सकता है, ठीक है बच्चों। उसके बाद आपने कहना है काइलोनाइकिया हो सकता है बच्चों, ठीक है बच्चों। और उसके बाद आपने कहना है प्लम्बर विंसन सिंड्रोम होता है। अगर आपसे सबसे इंपॉर्टेंट जो है प्लम्बर विंसन सिंड्रोम क्या होता है बच्चों, थोड़ा सा बात को गौर कीजिएगा। अगर आप ये देखते हो ना कि आपकी ये एसोफेगस है, एसोफेगस के अंदर बच्चों इस तरह की एक लाइनिंग होती है जो बाहर की तरफ निकली होती है। जब ये एसोफेगस की लाइन की बाहर की तरफ
सफेद। अब ये वेब बन गया, जब ये वेब इस तरह का बन जाता है ना बच्चों, तो आपने कहना है कि अब बंदा अगर ये खाना खाएगा तो क्या उसका जो खाना होगा वो एक तरह का सही तरह आपके स्टमक के अंदर जाएगा? तो आपने कहना सही तरह नहीं जाएगा। तो इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? तो बच्चों आपने कहना कि इस कंडीशन को हम कहते हैं डिस्फेजिया। क्या कहते हैं? एक तरह का डिस्फेजिया। ठीक होगा बच्चों? तो आपने कहना है कि अगर कभी भी एग्जामिनर ये कहे कि आपके पास एक पेशेंट आता है, उस पेशेंट के अंदर आप डिस्फेजिया देखते हो, ठीक है बच्चों, नंबर वन। उसके अंदर बच्चों आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया देखते हैं, नंबर थ्री उसके अंदर ग्लोसाइटस देखते हैं, ठीक है, ग्लोसाइटस देखते हैं। तो आपने कहना है कि उस बंदे को हम क्या कहते हैं? इस बंदे को हम कहते होते हैं नंबर विंसन सिंड्रोम कहते होते हैं। ये आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट हम आगे मूव करते हैं। आगे आपको पता होना चाहिए कि जस्ट इमेजिन करें, ये आपके एग्जामिनर किस तरह क्वेश्चन पूछता है। आपने कहना है, आपके पास एग्जामिनर ये कहेगा कि आपके पास एक पेशेंट आता है, वो जनाब हॉस्पिटलाइज्ड पेशेंट है, या उस पेशेंट को जनाब एक तरह की रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, डिजीज है, या कोई कैंसर है, या कोई एक तरह का लंबे अरसे से कोई ना कोई क्रोनिक इन्फेक्शन चल रही है, ठीक है। तो आपने कहना है कि पहले नंबर पे एग्जामिनर ये कहेगा कि आपके पास एक पेशेंट आता है जिसको कोई ना कोई क्रोनिक इन्फेक्शन चल रही हो जी, गुड होगा, समझिए क्रोनिक इन्फेक्शन चल रही। नंबर किसी भी के अंदर क्रोनिक इन्फेक्शन चल, और जब उसके अंदर इन्फ्लामेशन होती है तो क्या होता है? आपने कहना है कि जब उसके अंदर इन्फ्लामेशन होती है तो इंटरसिक एक तरह का रिलीज हो। इंटरलेकिन सिक्स काम क्या करता है? ये इंटरलेकिन सिक्स आपके लीवर के पास जाता है, और लीवर के अंदर जाकर आपकी प्रोटीन को पैदा करता है, उसका नाम होता है हेप्सिडिन। क्या होता है? एक तरह का हेप्सिडिन। अब आगे सारे का सारा जो काम होता है वो आपकी हेप्सिडिन प्रोटीन का है। अब मेरी बात को थोड़ा सा गौर कीजिएगा बच्चों। अगर ये आपकी जीआईटी है, जीआईटी के अंदर ये ड्यूडेनम, इधर से आयरन ने अब्सॉर्ब होना था, हेप्सिडिन इधर आती है, हेप्सिडिन आके जनाब आयरन को कहती है भाईजान यहाँ से आप अब्सॉर्ब नहीं हो सकते, तो ये आयरन कहाँ जाएगी? स्टूल के अंदर जाएगी, जिसके नतीजे में क्या होगा कि आयरन आपकी बॉडी में कम होगी। नंबर वन, ठीक हो गया। नंबर टू आपने जो कहना है वो क्या है? अब देखिए बच्चों, जो आपकी आयरन जो स्टोर होती है वो किस में होती है? आपने कहना है फेराटिन की फॉर्म में होती है, ठीक है। तो ये जो हेप्सिडिन आती है, ये स्टोरेज आयरन जो कि फेराटिन की फॉर्म में होती है, स्टोरेज फॉर्म जो होती है फेराटिन की जो फॉर्म में होती है, उसको एक तरह का रिलीज होने नहीं देती। तो जब ये रिलीज नहीं होगा, तो अब आप ये बताओ कि अगर किसी बंदे के अंदर तो ब्लड के अंदर जा रही है मैदे से, ना जनाब वो आपकी जो स्टोरेज है वो एक तरह की रिलीज होकर ब्लड के अंदर आ रही है, तो आपके ब्लड के अंदर कमी हुई कि नहीं हुई? शाबाश, मुझे ये बता दो बच्चों। जो स्टोरेज है वो भी नहीं आ रही और ब्लड से जनाब आपके अंदर भी नहीं जा रही, तो आपने क्या कहना है? आपने कहना है कि सीरम आयरन की कमी हो जाएगी बच्चों। तो ये आपने कहना है कि सीरम आयरन की कमी इस तरह हो जाएगी, नंबर वन। नंबर टू, अब देखें, अगर फॉर एग्जाम्पल आपकी जो आयरन है एक तरह की सिर्फ और सिर्फ स्टोर ही है, तो बच्चों जब स्टोर ही है तो स्टोर आयरन को आप क्या कहते हो? स्टोर आयरन को हम कहते हैं फेराटिन। तो आपने कहना है कि जो फेराटिन होगी उसका जो लेवल होगा वो एक तरह का बच्चों ज्यादा हो जाएगा, ठीक है, कि फेराटिन बढ़ी हुई है, ठीक हो गया। अब मेरा आप लोगों से क्वेश्चन है, अगर किसी भी इंसान के अंदर फेराटिन बढ़ती है तो कौन सी आपकी कमी होती है? आपको ये बताना चाहिए। अगर किसी इंसान के अंदर आप ये देखते हो कि फेराटिन बढ़ रही है तो किसकी कमी होगी? शाबाश बच्चों, आपने कहना है कि टीआईबीसी इसके अंदर क्या होगा? एक तरह का बच्चों कम होगा बच्चों। और जब सीरम आयरन ही कम होगी तो सैचुरेशन भी क्या होती है आपकी? एक तरह की कम होती है बच्चों, आपने ये कहना है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। और ये होता है टीआईबीसी, ये सारे का सारा सीन होता है। यहाँ तक कोई ऐसा बच्चा जिसको नहीं समझ आई वो बंदा पूछ सकता है। और आपने कहना है कि हेप्सिडिन जो वो आपके एरिथ्रोपोइटिन जो होता है किडनी से, उसको भी रिलीज नहीं होने देती। एरिथ्रोपोइटिन वो हार्मोन होता है जो आपकी बोन मैरो को बताता है कि आप आरबीसी की प्रोडक्शन करो। जब आपकी एरिथ्रोपोइटिन को भी ब्लॉक कर दिया तो इसके नतीजे में क्या होगा कि बोन मैरो से आरबीसी की प्रोडक्शन नहीं हो सकेगी। और इसके नतीजे में आप क्या देखोगे? इसके नतीजे में आप ये देखोगे बच्चों कि एक तरह का आपने कहना होता है कि इसके अंदर क्या होगा? आपने कहना है कि इसके अंदर ये होगा कि फॉर एग्जांपल कि आपकी कमी हो जाएगी। और दूसरी बात आपने कहना है कि वो बंदा जिसके अंदर आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया देखते हैं, ठीक है, उसके अंदर जो फेराटिन होता है वो क्या होता है? आपने कहना उसके अंदर फेराटिन कम होता है। और वो बंदा जिसके अंदर क्रोनिक डिजीज ऑफ अनीमिया होता है उसके अंदर क्या होता है? आपने कहना कि उसके अंदर फेराटिन क्या होता है? एक तरह का ज्यादा होता है बच्चों। दोनों के अंदर है आयरन कम है वैसे, ठीक है, फेराटिन की बात कर रहा हूँ। अगर कभी भी पूछा जाए द गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट फॉर इन्वेस्टिगेशन ऑफ आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, तो आपने कहना वो फेराटिन है। फेराटिन जो होता है वो गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट होता है, ठीक है बच्चों, ये एग्जाम के अंदर पूछा जाता है और कई दफा आपसे पूछा भी जाएगा। कोई ऐसा बच्चा है जिसको नहीं समझ ये बंदा पूछ सकता, वरना हमारे कंटिन्यू करें। कोई ऐसा स्टूडेंट जिसको ना समझ आई हो? अच्छा जी। अब बच्चों हम आते हैं थैलेसीमिया के बारे में। यार थैलेसीमिया के बारे में आपने कहना होता है, सिंपल सी बात है, आपने कहना है कि
क्रोमोसोम नंबर 16 का आपने बताना है। क्रोमोसोम नंबर 16 का आपने बताना है। दो तरह का होता है, एक अल्फा एक बीटा थैलेसीमिया। अल्फा थैलेसीमिया में 4 जीन होते हैं। कितने जीन होते हैं? एक तरह के 4 जीन होते हैं। आपने कहना है अगर ये एक तरह का हीमोग्लोबिन है, एक तरह का, आप जस्ट इमेजिन करें कि अगर ये एक तरह का ये हीमोग्लोबिन है और उसके बाद आपको कि एक जीन ये है, और उसके बाद आपको कि एक जीन ये है, उसके बाद आपको कि एक जीन ये है, और आपको हो कि एक जीन ये है। ठीक हो गया बच्चों? अब आपने ये बात अपने जेहन के अंदर रखनी है कि अगर एक जीन की कमी होगी तो आपने कहना है कि बंदा जो होता है ना वो आराम सुकून से जिंदगी गुजारता है, इतना मसला नहीं बनता। ठीक है। इसको हम कहते हैं अल्फा डिलीटेड साइलेंट कैरियर होता है। ये क्या होता है? एक तरह का साइलेंट कैरियर होता है। अगली नस्ल के अंदर ये तबाही ला सकता है, लेकिन इसको कुछ भी नहीं होता। दूसरा आपने कहना है कि अगर किसी के अंदर आप ये देखो कि 2 जीन उड़ चुके हैं, कहना है इसको हम क्या कहते हैं? थैलासीमिक ट्रेट कहते होते हैं। क्या एक तरह का बच्चों अल्फा थैलासीमिक ट्रेट कहते हैं बच्चों। इसके अंदर क्या होगा? आपने कहना है कि आपका अनीमिया देख सकते हैं माइल्ड। ठीक होगा बच्चों? मोडरेट सा अनीमिया आप देखते होते हो। अगर आप ये देखो कि किसी के अंदर 3 जीन उड़ चुके हैं तो आपने कहना है कि इसको हम कहते होते हैं HbH। क्या कहते हैं? एक तरह का बच्चों HbH। ठीक है। तो आपने कहना है हीमोग्लोबिन H, इसको हम कहते होते हैं। और इसके अंदर आपने कहना है कि सवीयर अनीमिया होता है। क्या एक तरह का सवीयर अनीमिया होता है बच्चों? अगर किसी किसी के अंदर चारों के अल्फा थैलेसीमिया है ही नहीं तो क्या बनेगा? सिर्फ बीटा थैलेसीमिया बनेगा। तो जब आपका सिर्फ और सिर्फ बीटा थैलेसीमिया, बीटा रह जाएगी जीन चेन, सॉरी ना, बीटा थैलेसीमिया, अल्फा है ही नहीं, तो आपने कहना है कि इसके अंदर जो बच्चा पैदा होगा ना उसको या तो पैदा होते ही डेथ हो जाएगी, या पैदा हुआ जो होगा उसको एक तरह का डेथ के साथ आएगा। उसको आप कहते होते हो कि क्या? इसको हम कहते हैं हाइड्रोप्स फिटालिस कहते हैं। एक तरह का बच्चों हाइड्रोप्स फिटालिस कहते हैं बच्चों। ठीक है बच्चों, ये आपने याद करना है। दूसरा आपने कहना है कि क्या होता है? आपने कहना है कि बीटा थैलेसीमिया होता है। क्या एक तरह का बच्चों बीटा थैलेसीमिया होता है बच्चों। बीटा थैलेसीमिया के अंदर 2 जीन होते हैं। आपने कहना है अगर तो फॉर एग्जांपल आप ये देखोगे कि आपने कहना है कि 2 जीन की बेस के ऊपर आप इसको क्या कहते होते हो? आप इसको डिजीजेस को 2 मुख्तलिफ नाम देते हो। एक होता है बीटा थैलेसीमिया माइनर, कि एक तरह का बच्चों आपने कहना बीटा थैलेसीमिया माइनर होता है, और दूसरा होता है बीटा थैलेसीमिया आपका एक तरह का बच्चों मेजर। क्या होता है? एक तरह का बच्चों मेजर। ठीक है। अब आपने ये बात अपने जेहन के अंदर रखनी है कि वो बंदा जिसके अंदर एक जीन की डिलीशन हो, क्या होगा? एक तरह का एक जीन की डिलीशन हो, तो इसको आप क्या कहते हो? एक तरह का बीटा थैलेसीमिया माइनर कहते होते हैं। तो बीटा थैलेसीमिया माइनर के अंदर क्या होता है कि एक जीन की डिलीशन होती है। और वो बंदा जिसके अंदर आप बीटा थैलेसीमिया माइनर देखते होते हैं, इसके अंदर क्या होता है बच्चों? आपने कहना है कि इसके अंदर आपका एक तरह का माइनर वाला जो भी बंदा होगा वो आपका एक तरह का ना नॉर्मल वो भी लाइफ गुजार रहा होगा, अनीमिया उसका होगा, लेकिन इतना बहुत ज्यादा इफेक्ट देखने को नहीं मिलता। लेकिन अगर आप किसी के अंदर ये देखो ना कि दोनों जीन उड़ चुके हैं, तो इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? बीटा थैलेसीमिया मेजर। तो बीटा थैलेसीमिया जो मेजर का पेशेंट होता है उसके अंदर आप क्या देखते हो? सीवियर अनीमिया देखते हो। आपने ये कहना होता है नंबर 1 है। नंबर 2, अब जो आरबीसी पैदा होने थे वो तो सही हो नहीं रहे। जब आरबीसी सही तरह पैदा नहीं हो रहे, आरबीसी की कमी हुई है, तो आपने कहना है कि आपका लीवर और सप्लीन जो होता है वो आपके आरबीसी बनाना शुरू कर देता है। लीवर और सप्लीन आपकी हिमेटोपोइसिस स्टार्ट करता है। जब लीवर और सप्लीन करेगा तो इसको हम क्या कहते हैं बच्चों? आपने कहना इसकी वजह से आपके आपके हिपेटोसप्लीन में मिगैली हो जाएगी, और सिर्फ लीवर और सप्लीन नहीं बल्कि आपका फेस और जो सर की जो हड्डियां होती हैं वो भी आपके हिमेटोपोसिस का स्टार्ट कर देती हैं, जिसकी वजह से हम क्या देखते हैं? चिप मंग फेस देखते होते हैं। और दूसरा आपने कहना होता है कि क्रू कट अपीयरेंस देखते हैं। एक तरह का बच्चों क्रू कट अपीयरेंस देखते होते हैं, ये आपने याद करना है। उसके बाद आपने कहना होता है कि इसके अंदर क्या होगा? ये सारे का सारा पॉइंट है, चिप मंग फेस, क्रू कट अपीयरेंस। उसके बाद बीटा थैलेसीमिया जहाँ जिस जीन के ऊपर होता है उसका पता है क्रोमोसोम 11 होता है, जिसके ऊपर भी ये पाया जाता है। अल्फा थैलेसीमिया क्रोमोसोम नंबर 16 के ऊपर पाया जाता है, ये आपने याद करना है। ठीक है। तो अगर फॉर एग्जाम्पल कोई भी ऐसा बंदा है जिसके अंदर जनाब आपके लीवर सप्लीन और आपका फेस और सर की जो बोन्स होती हैं उधर से जनाब आपके एक तरह का हिमेटोपोइसिस स्टार्ट हो जाएगी। इसको हम क्या कहते हैं? एक्स्ट्रा मेडुलरी हिमेटोपोइसिस कहते हैं। कि एक तरह का बच्चों एक्स्ट्रा मेडुलरी हिमेटोपोइसिस कहते हैं बच्चों। ठीक है, ये आपने याद करना है। इसको हम ये कहते हैं। उसके बाद दूसरी जो बात आपने याद करनी होती है वो क्या बच्चों? आपने कहना है कि ना बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो थैलेसीमिया के दरमियान में और उसके बाद आपने कहना होता है कि आपका एक तरह का माइक्रोसिटिक एनीमिया के दरमियान में कंफ्यूज होते हैं। तो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के दरमियान में कंफ्यूज होते हैं मतलब के। तो आपने कहना है कि इसके एक बेहतरीन तरीका ये होता है कि आपने जो एमसीवी है ना बच्चों उसको आरबीसी के ऊपर डिवाइड कर देना है। अगर तो एमसीवी और आरबीसी का जो रिजल्ट है वो 13 से कम है, कितना एक तरह का 13 से कम है, तो आपने कहना है कि वो थैलेसीमिया है, कि एक तरह का थैलेसीमिया। और अगर वो 13 से ज्यादा है तो आपने कहना वो आयरन डेफिशिएंसी नहीं है। ठीक है, एग्जाम के लिहाज से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ऊपर वाली सारी बातें आपकी इंपॉर्टेंट है, वो आपने याद रखनी है। कोई ऐसा बच्चा जिसको नहीं समझे बंदा क्वेश्चन पूछ सकता है, वरना हम आगे कंटिन्यू करें। जी बच्चों क्लियर है? शाबाश अनिमान जी। मैंटजर में बच्चे ये कहना है कि आपने एमसीवी को आरबीसी की जो काउंट होगी उसके ऊपर डिवाइड करना है। अगर तो आपका आंसर 13 से कम है तो थैलेसीमिया है, अगर 13 से ऊपर है तो आयरन डेफिशिएंसी नहीं है। ठीक है।
मेरा बाकी जो है ना वो रेस्ट में ही है। हाँ मोहम्मद, आपका माइक ऑन है, म्यूट कर लो यार, लिख लो अगर क्वेश्चन है तो। ओके बच्चों, अब देखो बच्चों, आपने ना एक बात अपने जेहन के अंदर रखनी होती है, वो क्या, आपने ये कहना होता है कि ना, फॉर एग्जाम्पल, आपकी ये जो हीमोग्लोबिन होती है, क्या होती है, एक तरह की हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन किससे मिलकर बनती है, आपने कहना एक होता है हीम और दूसरा होता है ग्लोबिन, ठीक है। ग्लोबिन के बारे में हमने पढ़ लिया, अगर इसके अंदर प्रॉब्लम होगा तो क्या होगा, आपके थैलेसीमिया की डिजीज होगी, ठीक है। हीम आपका बनता है आपके आयरन के साथ, और दूसरा बनता है आपका एक तरह का प्रोटोपोर्फिरिन रिंग के साथ। अगर आयरन का प्रॉब्लम होगा तो क्या होगा, आयरन डेफिशिएंसी नहीं होगा, ये भी हमने पढ़ लिया। अब आ गया प्रोटोपोर्फिर रिंग। अगर बच्चों किसी बंदे के अंदर प्रोटोपोर्फिर रिंग का प्रॉब्लम होना, तो आपने कहना होता है कि इसकी वजह से क्या होता है, आपने कहना सिड्रोब्लास्टिक एनीमिया होता है, क्या एक तरह का सिड्रोब्लास्टिक एनीमिया होता है बच्चों। अब एक बात आप लोगों ने ना बच्चों अपने जहन के अंदर रखनी है, वो क्या, आपने कहना है कि जब भी हम एक तरह का ये प्रॉप बना रहे होते हैं ना, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, तो उसके अंदर होता क्या है, आपने कहना होता है कि सबसे पहले क्या बनता है एक तरह का, कभी भी अगर आप लोगों से पूछा जाए कि आपका एक सुक्सिनल कोय होता है, वो जनाब आपका मिलके बनाता होता है आपका, आपने कहना होता है कि अमाइनो लेवल यूनिक एसिड सिंथेज एक एंजाइम होता है, क्या नाम होता है एक तरह का बच्चों, अमाइनो लेवल यूनिक एसिड सिंथेज एंजाइम होता है। वो क्या बनाता है, एक तरह का अमाइनो लेवल यूनिक एसिड बनाता है, ठीक होगा बच्चों, सिंथेज एंजाइम अमाइनो लेवल यूनिक एसिड बनाता है। ये अमाइनो लेवल यूनिक एसिड जो होता है वो क्या बनाता है बच्चों, आपने कहना है कि ये अमाइनो लेवल यूनिक एसिड जो होता है, यहाँ पे आपने कहना है कि यहाँ पे एक एंजाइम होता है जिसका होता है अमाइनो लेवल यूनिक एसिड डिहाइड्रेटेज एंजाइम, ये आपका बनाता है बच्चों आपका एक तरह का प्रोफोबलिनोजिन, क्या बनाता है एक तरह का प्रोफोबलिनोजिन, ठीक हो गया बच्चों। यहाँ पे प्रोफोबलिनोजिन डीअमाइनेज एंजाइम होता है, प्रोफोबलिनोजिन डीअमाइनेज एंजाइम, ये क्या बनाता है बच्चों, आपने कहना है कि ये प्रोफोबलिनोजिन जो होता है ये आपका बनाता होता है एक तरह का प्रो आपने कहना होता है कि एक तरह का प्रोफोबलिनोजिन यूरोप्रोफिनोजिन के अंदर ये तब्दील होता है, यूरोप्रोफिनोजिन के अंदर ये तब्दील होता है, ठीक है बच्चों। उसके बाद ये जो यूरोप्रोफिनोजिन जो होता है ना बच्चों, यहाँ पे आपका एक एंजाइम होता है जिसको हम कहते होते हैं यूरोप्रोफिनोजिन डी कार्बोक्सिलेज एंजाइम, ठीक है, यूरोप्रोफिनोजिन कार्बोक्सिलेज एंजाइम। अब देखें यूरोप्रोफिनोजिन जो होता है ये आपका बनाता है प्रोटोपोर्फिरिन। अब ये आप लोगों को जिन्होंने पहली दफा सुना होगा उसके लिए तो ये ऊपर से गुजर रही होगी, उनको सही पता नहीं होगा, लेकिन मेन चीज ये है कि आपको ये जो टेबल है ना, ये आपको यूएसएमएल फर्स्ट एड के अंदर भी दिया गया है, ये आपने इस तरह याद करना है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, और आपने ये देखना है। अगर फॉर एग्जाम्पल बच्चों किसी बंदे के अंदर अमाइनो लेवल यूनिक एसिड सिंथेज एंजाइम की डेफिशिएंसी हो जाती है, यहाँ पे जो को फैक्टर होता है उसका नाम विटामिन होता है, हो जाती है अल्कोहलिक इनटेक होता है, तो माइनर लेवल यूरिक एसिड जो होता है वो प्रोफोबलिनोजिन के अंदर बदलता ही नहीं है, जब ये बनता नहीं है तो इसकी वजह से सिड्रोब्लास्टिक एनीमिया होता है, ठीक होगा बच्चों, आपने ये कहना है। तो आपने कहना कि प्रोफोबलिनोजिन बनता ही नहीं है, जब ये प्रोफो आपका बना ही नहीं, प्रोटोपोर्फिरिन नहीं बना, तो आपको पता था कि प्रोटोपोर्फिरिन आपकी हीम आयरन के साथ मिलकर हीम बनाता था, तो अब अगर जो हीम बनेगी उसके अंदर क्या होगा, अब वाली जो हीम होगी उसके अंदर सिर्फ आयरन ही होगा, आपने कहना आयरन स्टिपलिंग होती है, ठीक है, और उसके अंदर किसी तरह का कोई प्रोफोबलिनोजिन नहीं होता, ये बात आपने अपने जेहन के अंदर रखनी है। और इसको आपने कहना है, दूसरी बात आपने जो देखनी है वो क्या? आपने कहना है कि इसके अंदर हम क्या देखते हैं, बेजोफिलिक स्टिपलिंग देखते होते हैं, आपने ये याद करना होता है। नंबर 3 आपने कहना होता है कि और कोई कॉजेज हैं जो कर सकते हैं, आपने कहना बिल्कुल लेड की जो पॉइजनिंग होती है वो अमाइनो लेवल यूनिक एसिड डिहाइड्रेटेज जो एंजाइम होता है ना बच्चों, उसको इनहिबिट करते हैं, तो लेड की जो पॉइजनिंग होती है वो भी आपका प्रोटोपोर्फिरिन नहीं बनने देती। जब आपका प्रोटोपोर्फिरिन नहीं बनेगा तो इसके नतीजे में क्या होगा बच्चों, आपने कहना है कि आपका सिड्रोब्लास्टिक एनीमिया होगा, नंबर 1 लेड की पॉइजनिंग की वजह से। लेड की पॉइजनिंग आपकी बॉडी के अंदर अब्डोमिनल पेन, कॉन्स्टिपेशन ये भी करवाती है, आपके ब्रेन के ऊपर इफेक्ट भी करवाती है, जिसकी वजह से बंदा कोमा के अंदर जा सकता है। लेड की पॉइजनिंग की वजह से बच्चों आपने ये कहना होता है कि जो ब्रटन लाइंस होती हैं वो बनती हैं आपकी, ठीक है बच्चों, ये आपने कहना होता है जिंजवा पे, दांतों पे, और उसके बाद आपने कहना है जिंजवा जो होता है वहां पे, और आपने कहना है कि आपकी बोन्स के ऊपर, ये आपको इतना पता होना चाहिए, ठीक है। बाकी लेड की पॉइजनिंग की वजह से पेरिफेरल न्यूरोपैथी देखते हैं, पेरिफेरल न्यूरोपैथी का बच्चों मतलब ये होता है कि उसके अंदर फुट और उसके बाद रिस्ट ड्रॉप देखने को मिलता है। अब अगर कभी भी ये पूछा जाए, ये सारी बातें तो आपकी हो गई, और उसके बाद अगर ये पूछा जाए
कि फॉर एग्जांपल अगर किसी बंदे के अंदर यूरोप्रोफिनोजन डी कार्बोक्सिलेज आपका प्रोफोबलिनोजन डीएमाइनेज एंजाइम की कमी हो तो इसकी वजह से कौन सी आपकी होगी, तो आपने क्या कहना है, आपने कहना है इसकी वजह से हम जो डिजीज देखते हैं वो अक्यूट इंटरमीडिएट परफेरा। ठीक हो गया बच्चों, आपने ये कहना है अक्यूट इंटरमीडिएट परफेरा को याद करने का मतलब ये होता है कि इसके अंदर पी ही आता है। पी का मतलब क्या है, आपने कहना पोर्ट वाइन इसके अंदर आता होता है, आपने कहना है पेरिफेरल न्यूरोपैथी आता होता है, आपने ये कहना होता है बच्चों कि इसके अंदर जनाब आप देख सकते हो जैसा कि पेरिफेरल न्यूरोपैथी हमने कहा, पोर्ट वाइन हमने कहा। उसके बाद आपने कहना पेनफुल बिल्कुल अब्डोमेन इसके अंदर आता होता है बच्चों। एक मिनट यार मैं इसको, ठीक है, तो आपने कहना इसके अंदर आपने कहना आपका साइकोटिक प्रॉब्लम भी देखने को मिलते हैं, मतलब ये सारा। तो आपने पी के लिहाज से ये याद करना है जिससे आपको पता चल जाएगा। और अगर फॉर एग्जांपल किसी बंदे के अंदर आप ये देखते हो यूरोप्रोफिनोजन डी कार्बोक्सिलेज या कार्बोक्सिलेज एंजाइम की कमी होती है तो क्या देखते हैं, तो आपने कहना इसकी वजह से हम जो डिजीज देखते हैं उसको बोलते हैं परफेरा क्यूटेनिया टार्डा। परफेरा क्यूटेनिया टार्डा का ये होता है कि इसके अंदर आपकी स्किन के ऊपर लीजन्स होते हैं, बल्कि पेनफुल होते हैं ब्लिस्टर्स, और उसकी आयरन डेफिशिएंसी के साथ होता है। तो ये आपने याद करना है, ठीक है बच्चों। तो आपको होप सो ये सारा कुछ पता चल गया होगा, परफेरा क्यूटेनिया टार्डा का भी, अक्यूट इंटरमीडिएट परफेरा का भी, उसके बाद सिरोब्लास्टिक एनीमिया का भी, उसके बाद जनाब जो है लेड की पॉइजनिंग का भी। ये आपके क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट और ये एग्जाम के लिहाज से पूछे जाते हैं। आइसोनाइज़र और लिंजोलाइड कर सकते हैं, हेमीन और ग्लूकोज जो होते हैं वो इसको एक तरह का, वो आपने कहना होता है कि वो उसको रिवर्स करते होते हैं इस एंजाइम को। ठीक है बच्चों। अच्छा जी, लेड की पॉइजनिंग भी आपका कवर है, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। देखो यार मेगालोब्लास्टिक एनीमिया के अंदर आपने कहना होता है कि ना दो चीजें हैं जो आपने याद करनी है मेगालोब्लास्टिक एनीमिया के अंदर। सबसे पहले आपने कहना कि विटामिन B9 की डेफिशिएंसी हो सकती है, फिर आपने कहना कि विटामिन B12 की हो सकती है। ठीक है। अब आपने कहना कि एक होता है होमोसिस्टीन। होमोसिस्टीन जिसमें तब्दील होता है उसको हम कहते हैं मैथ्योनिन। जो होमोसिस्टीन को मैथ्योनिन में तब्दील करता है वो विटामिन B12 भी करवाता है, विटामिन B9 भी करवाता है। उसके बाद आपने कहना होता है कि एक होता है मिथाइल मेलोनल कोए। मिथाइल मेलोनल कोए होता है। उसके बाद आपने कहना है कि वो होता है तब्दील आपका सुक्सिनाइल कोए। ठीक है। और उसको जो तब्दील करवाता है वो विटामिन B12 करवाता है। अब अगर फॉर एग्जाम्पल अगर किसी भी इंसान के अंदर आपका विटामिन B9 या विटामिन B12 नहीं होगा तो होमोसिस्टीन मैथ्योनिन में तब्दील नहीं होगा। और मैथ्योनिन अगर नहीं होगा तो आपकी बॉडी के अंदर आपने कहना है कि न्यूक्लियोटाइड सही तरह नहीं बनेगी। जब आपकी न्यूक्लियोटाइड नहीं होगी तो डीएनए सही तरह नहीं बना, डीएनए नहीं बना तो सेल डिवाइड नहीं हुआ, सेल का जो साइज होगा वो बड़ा हो जाएगा, जिसकी वजह से सेल जो होगा वो एक तरह का आपका टूटेगा और अनीमिया हो जाएगा। ये आपने कहना है, ठीक है। इसके अंदर आपने ये देखना है जो विटामिन B12 होता है उसके बारे में आपने कहना है कि आपका मिथाइल मेलनल को जो होगा वो सुक्सिनल कोई के अंदर तब्दील नहीं होगा। जब मिथाइल मेलनल को सुक्सिनल के अंदर तब्दील नहीं होगा तो मिथाइल मेलनल कोई का जो लेवल होगा वो आपकी बॉडी के अंदर बढ़ जाएगा। मिथाइल मेलनल कोई जो होता है वो आपकी बॉडी के अंदर पेरिफेरल न्यूरोपैथी करवाता है। ठीक है। तो ये आपने कहना है कि जिसकी वजह से माइलिन शीट को डैमेज करता है, मतलब कि अगर आपके पास कोई भी ऐसा बंदा है जिसके अंदर आपके न्यूरोलॉजिकल इन्वॉल्वमेंट हो, न्यूरोलॉजिकल इन्वॉल्वमेंट हो, ठीक है बच्चों, उसके बाद वो ये कहे कि हाँ जी जनाब उसको एक तरह का प्लस अनीमिया है। कौन सा अनीमिया है, मेगैलोब्लास्टिक अनीमिया है। ठीक है बच्चों। उसके बाद वो ये कहे कि इस बंदे के अंदर और क्या है, उसके बाद वो ये कहे कि इसको एक तरह का ग्लोसाइटस है, कि एक तरह का बच्चों ग्लोसाइटस है। ठीक हो गया। उसके बाद आपने कहना है कि इसका आंखें बंद करके आपने कहना है कि इसका क्या आंसर है, इसका विटामिन B12 डेफिशिएंसी है। विटामिन B12 डेफिशिएंसी, विटामिन B12 आप लेते होते हो मीट प्रोडक्ट से। अगर फॉर एग्जाम्पल बंदे वेजिटेरियन है तो उसके अंदर विटामिन B12 की डेफिशिएंसी हो सकती है। कुछ ऐसे एंजाइम भी होते हैं जिसकी डेफिशिएंसी करवा सकते हैं, जैसा कि मेथोट्रेक्सेट हो गया। ठीक हो गया बच्चों, ये आपने याद करना है, या 5-फ्लोरोयूरासिल हो गया, ये सल्फामेथोक्साजोल हो गया। ये ड्रग्स होती है भी आपके एक तरह का विटामिन B12 की डेफिशिएंसी करवाती होती है। विटामिन B9 की, सॉरी, ये करवाती है साथ विटामिन B9 की, क्यों, क्योंकि वो डीहाइड्रोफोलेट को टेट्राहाइड्रोफोलेट में तब्दील होने नहीं देती, यानी कि उसकी जो एक्टिव फॉर्म होती है वो बनती। विटामिन B9 के बारे में आपने कहना होता है कि अल्कोहलिक के साथ एसोसिएट करता है, नंबर 1 है। ठीक है। नंबर 2 आपने बच्चों ये बात याद रखनी है कि विटामिन B9 जो होगा ये जनाब आपके फ्रूट्स और वेजिटेबल से मिलता है। किन से मिलता है, एक तरह का वेजिटेबल से मिलता है। तो अगर किसी भी बंदे के अंदर कमी की वजह से वेजिटेबल्स, मैं ये कह रहा हूँ कि वेजिटेरियन जो होंगे सिर्फ, मतलब ये कि जो सिर्फ वेजिटेरियन है, जो खाते ही जनाब वेज हैं, वो
उसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। और उसके बाद आपने कहना है कि इसके अंदर भी क्या होगा, होमोसिस्टीन जो होगा वो जनाब मेथियोनिन के अंदर तब्दील नहीं होगा। जब होमोसिस्टीन मेथियोनिन के अंदर तब्दील नहीं होगा तो होमोसिस्टीन का जो लेवल होता है वो आपकी बॉडी के अंदर बढ़ जाता है। अगर होमोसिस्टीन का जो लेवल है वो आपकी बॉडी के अंदर बढ़ रहा है तो इसकी वजह से क्या होगा, आपने कहना होता है कि होमोसिस्टीन का लेवल अगर आपकी बॉडी में बढ़ रहा है तो इसकी वजह से आपका एक तरह का क्लॉट बनेगा। जब ये क्लॉटिंग होती है तो आपने कहना है कि हार्ट अटैक होता है। सिंपल सी बात है, ठीक है बच्चों। उसके बाद आपने कहना होता है कि दूसरी बात क्या है। दूसरी बात आपने अपने जेहन के अंदर रखनी है कि इसका कोई लेना देना मिथाइल मैनुअल कोई के साथ नहीं होता है। इसके अंदर ग्लोसाइटस भी देखने को मिलता होता है। इसके साथ बच्चों आपने ये कहना है नंबर 3, आपने कहना होता है कि इसके अंदर जनाब आपका एमसी भी ज्यादा होगा जो कि जनाब आपने कहना है कि मैक्रोसिटिक को शो करता है, ठीक है बच्चों। नंबर 4, आपने कहना है कि होमोसिस्टीन मेथियोनिन में तब्दील हो नहीं रही तो होमोसिस्टीन का लेवल ज्यादा होने की वजह से इसके अंदर हार्ट अटैक देखते हैं, ग्लोसाइटस देखते हैं, एमसीवी ज्यादा देखते हैं। और मेन यही चीजें हैं, ठीक हो गया बच्चों, ये आपको पता होना चाहिए। और इसका जो लिंक होता है वो आपकी वेजिटेबल्स के साथ होता है और इसमें हाइपर सिगमेंटेड न्यूट्रोफिलिया देखते होते हैं, यानी कि न्यूट्रोफिल के अंदर आप मल्टीपल सेगमेंट्स देखते होते हैं, ठीक है बच्चों। ये आपने कहना है। गोट मिल्क आपकी करवा सकती होती है अगर आप परसिस्टेंट ले रहे हो। फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी आप अल्कोहलिक में देखते हो, प्रेगनेंसी में चांसेस होते हैं। अगर नहीं होगा, फोलिक एसिड कम हो जाएगा तो न्यूनेट जो बेबी होगा उसमें न्यूनेटल आपने कहना न्यूरोट्यूब डिफेक्ट आप देखते हो, एनेंसेफेली देख सकते हो, स्पाइना बाइफिडा मेनिंजियोमाइलोसिस देख सकते हो, ये सारे का सारा देखने को मिलता होता है। उसके बाद आपने कहना है मेथोट्रेक्सेट अगर कोई ले रहा है उसकी वजह से हो सकता है। उसके बाद आपने कहना है कि सल्फा मिथाइल ट्राइमेथोप्रिम सल्फा मिथोक्साजोल अगर कोई ले रहा है एंटीबायोटिक उसकी वजह से हो सकता है, तो ये आपने कहना है, ठीक है। ये आपको एक तरह का इफेक्ट करवाता है बच्चों। उसके बाद हाँ 5 फ्लोरो जो होता है वो भी करवाता होता है। अब हम आते हैं आगे, और आगे आपको पता होना चाहिए कि एक होता है बच्चों, मतलब कि जिसको हम कहते हैं रोटी केसर यूरिया। यार रोटी केसर वाला आपका इसके लिहाज से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपकी बायोकेमिस्ट्री के लिहाज से इंपॉर्टेंट है, वो मैं उधर करवा दूंगा आप लोगों को। तभी है, हम आगे मूव करते हैं और आगे देखते हैं क्या जाएगा इसमें क्या है। तो जो किसी भी इंसान के अंदर जब हम हीमोलाइटिक अनीमिया देखते हैं ना, तो आपने कहना है कि उसके अंदर जो आरबीसी की डिस्ट्रक्शन हो रही है। और अगर किसी भी आर बंदे के अंदर आरबीसी की डिस्ट्रक्शन हो रही होगी ना, तो आपने कहना है कि आरबीसी उसके अंदर कम होंगे और बोन मैरो के अंदर से जो आरबीसी बनाने वाले जो सेल्स होंगे वो ज्यादा होंगे। और वो सेल्स जो बोन मैरो से आरबीसी बनाते हैं उनको हम पहले कहते हैं रेटिकुलोसाइट्स। तो रेटिकुलोसाइट्स जो होंगे वो आपके एक तरह के ज्यादा देखने को मिलेंगे बच्चों, ये आपने कहना है। दूसरे नंबर पे आपने कहना होता है कि अब आपकी बॉडी के अंदर जब भी आरबीसी टूटते हैं तो एलडीएच लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज का जो लेवल होगा वो ज्यादा होगा। आपने कहना होता है कि अब इसको ना हम हीमोलाइसिस को दो टाइप्स के अंदर डिवाइड करते हैं, एक होता है इंट्रावास्कुलर हीमोलाइसिस और एक होता है एक्स्ट्रावास्कुलर हीमोलाइसिस। जब हम बात करते हैं इंट्रावास्कुलर हीमोलाइसिस की तो उसके अंदर क्या होता है, आपने कहना कि इंट्रावास्कुलर हीमोलाइसिस के अंदर जो आपकी हीमोग्लोबिन आरबीसी टूटते हैं तो आपका जो हीमोग्लोबिन होता है वो रिलीज होता है। हीमोग्लोबिन आपके ब्लड के अंदर ज्यादा हो जाता है, जिस कंडीशन को आपने कहना है कि हीमोग्लोबिनीमिया कहते हैं, कि एक तरह का बच्चों हीमोग्लोबिनीमिया कहते हैं। ये बड़ा हुआ हीमोग्लोबिन जो होता है वो यूरिन के अंदर जाता है, जिसको हम कहते हैं एक तरह का हीमोग्लोबिन यूरिया। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, वो क्या है, आपने कहना है कि प्रॉब्लम ये होता है कि ये जो हीमोग्लोबिन होता है ना ये आपकी किडनी को डैमेज करता है। ठीक है, तो रेनल ट्यूब्यूल्स के होते हैं वहां पे जनाब, आपने कहना है कि आपके रेनल एपिथेलियल जो सेल्स होते हैं वो इसको एक तरह का क्या होता है, एक तरह का कपड़ पकड़ लेते हैं। और जिसके नतीजे में आपने कहना है कि ये या तो टॉक्सिक है, ये आपके रेनल एपिथेलियल को डैमेज कर देता है। और यही जो रेनल एपिथेलियल होते हैं ये यूरिन के अंदर जाते हैं और इस कंडीशन को फिर हम क्या कहते हैं, एक तरह का हीमोसिड्रीन यूरिया कहते होते हैं, क्या एक तरह का हीमोसिड्रीन यूरिया कहते हैं बच्चों, ये आपने याद करना है, ठीक है बच्चों। ये आपका पूरे का सारा का सारा जो साइकिल है वो याद होना चाहिए। दूसरी जो बात आपने अपने जेहन के अंदर रखनी है वो क्या है, अपने बच्चों ये कहना होता है कि जो फ्री हीमोग्लोबिन है जैसा कि आपको पता है कि वो आपकी बॉडी के लिए सही नहीं होता, नुकसानदेह होता है। तो आपने कहना है कि आपके लीवर के अंदर से एक प्रोटीन पैदा होती है उसको हम कहते हैं हेप्टोग्लोबिन। तो ये हीमोग्लोबिन जो होता है वो आपके हेप्टोग्लोबिन के साथ बाइंड करना शुरू हो जाता है। जैसे हेप्टोग्लोबिन आपके हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करता है तो जो फ्री हेप्टोग्लोबिन होता है वो आपका कम हो जाता है। जब आपका फ्री हेप्टोग्लोबिन कम होगा तो ये आपने लाजमी लिखना है और ये एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। तो आपसे कभी भी अगर कहा जाए कि आपके पास एक पेशेंट आता है उसके अंदर अनीमिया है, रेडिकुलोसाइट्स का लेवल बहुत ज्यादा है, उसके बाद आपसे ये कहा जाए कि एलडीएच का लेवल बढ़ा हुआ है, इनडायरेक्ट बिलीरोबिन है, हेप्टोग्लोबिन का लेवल कम है, हीमोग्लोबिनीमिया, हीमोग्लोबिन यूरिया, हीमोसिट्रीन यूरिया है, तो आपने कहा ये इंट्रावास्कुलर हीमोलाइसिस है। जब हम बात करते हैं एक्स्ट्रावास्कुलर हीमोलाइसिस की तो वहां पे क्या होता है, आपने कहना एक्स्ट्रावास्कुलर हीमोलाइसिस
के अंदर जो आरबीसीज होते हैं वो जाते हैं आपके स्प्लीन के पास। स्प्लीन क्योंकि ग्रेवयार्ड होता है आपके आरबीसीज का, वहां पे आपने कहना है कि स्प्लीन जो होता है वो आपके आरबीसीज को तोड़ता है और उसके नतीजे में क्या बनाता है, आपने कहना है एक बनाता है हीम, दूसरा बनाता है प्रोटोपोर्फिरिन रिंग, दूसरा बनाता है ग्लोबिन। ठीक होगा बच्चों, हीम से बनता है बच्चों आपने कहना आयरन और दूसरा बनता है प्रोटोपोर्फिरिन रिंग। ये जो प्रोटोपोर्फिरिन रिंग होता है ये जनाब आपके एल्ब्यूमिन के साथ बाइंड करता है और बनाता है अनबिलिरुबिन। ये अनबिलिरुबिन जो है ये लीवर के अंदर जाता है, वहां पे यूरिडाइल ग्लूकोनाइल ट्रांसफरेज एंजाइम होता है जो कि अनकॉन्जुगेटेड बिलोबिन को कॉन्जुगेटेड बिलोबिन के अंदर तब्दील कर देता है। यही कॉन्जुगेटेड बिलोबिन आपके बाइल के अंदर जाते हैं और बाइल के बाद ये कहाँ जाएगा बच्चों, आपने कहना है आपके स्टूल के अंदर जाएगा और जिसकी वजह से स्टूल को कलर देगा बच्चों, यानी कि इंटेस्टाइन के अंदर जाकर स्टूल के अंदर जाता है। ये आपने याद करना। अब फॉर एग्जाम्पल किसी भी इंसान के अंदर आप ये देख रहे हो कि एक तरह का आरबीसीज बहुत ज्यादा टूट रहे हैं और स्प्लीन उनको तोड़ने में हेल्प कर रही है। जब आपकी स्प्लीन बहुत ज्यादा तोड़ेगी तो इसके नतीजे में आपने कहना कि अनकॉन्जुगेटिव बिलिरुबिन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। जब आपकी अनकॉन्जुगेटिव बिलिरुबिन बढ़ती है तो बिलिरुबिन का जो लेवल होता है वो आपकी बॉडी के अंदर ज्यादा हो जाता है। बिलिरुबिन का लेवल जितना आपकी बॉडी में ज्यादा होगा तो आपको जॉन्डस हो जाएगी, नंबर वन। नंबर टू बच्चों आपने ये कहना होता है कि इसके नतीजे में यूरिडाइल ग्लूकोनाइल ट्रांसफर एंजाइम सारी की सारी अनकॉन्जुगेटिव बिलिरुबिन को तो तब्दील नहीं कर पाता, जिसकी वजह से जॉन्डस देखते हैं। दूसरा आपने ये कहना होता है कि अब बिलीरुबिन आपके बाइल के अंदर ज्यादा है। बिलीरुबिन एक सल्यूट है, अगर बिलीरुबिन आपके बाल ज्यादा है तो इसके नतीजे में आपने क्या कहना है, आपका गाल स्टोन होने के जो चांसेस होते हैं वो एक तरह ज्यादा हो जाते हैं। तो आपने ये कहना होता है। अब देखो आपने कहना है कभी भी आपके पास पेशेंट आए जिसके अंदर आप अनीमिया देखो, जिसके अंदर आप स्प्लेनोमेगाली देखो, जॉन्डस देखो, पिगमेंटेड गाल स्टोन देखो, आपने कहना ये एक्स्ट्रा वस्कुलर हिमोलाइसिस है, इतना आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये कौन सी होगी, एक तरह की एक्स्ट्रा वस्कुलर हिमोलाइसिस होगी। भाई कोई ऐसा बच्चा है जिसको ये बंदा पूछ सकता है, वरना हम आगे कंटिन्यू करें। कितनी देर होगी ना। अच्छा जी, अब आते हैं हेरिडिटी स्फीरोसाइटोसिस क्या होता है। ठीक है यार, हेरिडिटी स्फीरोसाइटोसिस के अंदर आपने कहना होता है कि आपकी ना प्रोटीन बनाते होते हैं सेल्स। उसके अंदर स्पेक्ट्रिन होती है, एनकाइन बैंड थ्री होती है, प्रोटीन 4.2 होती है, सबसे मीठी प्रोटीन होती है। हाँ बच्चों। एनकाइन, शाबाश। आपने कहना है कि एनकाइन होती है, ठीक है, स्पेक्ट्रिन होती है, बैंड थ्री होती है। तो अगर कभी भी आए तो सबसे पहले आपने एनकाइरिन को लगाना है। ठीक है आंसर। ये आपके जो आरपीसीज होते हैं उसको उसकी शेप को मेंटेन करती है। तो अगर फॉर एग्जाम्पल ये आपकी एनकाइरिन स्पेक्ट्रिन एनकाइरिन नहीं होगी तो इसके नतीजे में क्या होगा कि आरबीसीज की जो शेप होगी बाई कनकेव वो एक तरह की मेंटेन नहीं होगी। जब ये नहीं होगी तो ये सर्कुलर हो जाएगी। ठीक है, और इसको हम क्या कहते हैं, सेफिरोसाइटोसिस कहते हैं। अब आपने कहना है जब ये सर्कुलर होगी तो इसके नतीजे में क्या होगा, आपने ये बात अपने जहन के अंदर रखनी है कि यार ये साइज अब एक तरह का गोल हो गया है, स्फीरोसाइट हो गए हैं। ठीक हो गया, तो सिंपल सी बात है। अब आप कहना है कि इसके अंदर हम क्या देखेंगे, हीमोलाइसिस देखेंगे। तो इसके अंदर क्या होता है बच्चों, आपने कहना एक्स्ट्रा वास्कुलर हीमोलाइसिस होती है, नंबर वन। ठीक है बच्चों, नंबर टू आपने कहना है कि स्प्लीन आपकी एक्स्ट्रा वास्कुलर हीमोलाइसिस करवाता है तो स्प्लीनोमेगाली होगी बच्चों। उसके बाद आपने कहना है कि इसके अंदर क्या होगा, पिगमेंटेड एक्स्ट्रा वास्कुलर हीमोलाइसिस में जो बातें होती है वो सारी लिखनी है। पिगमेंटेड गाल स्टोन हो जाएंगे, इसके अंदर मीन करपस्कुलर हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन ज्यादा होती है। इसमें हम एक टेस्ट करते हैं जिसको हम कहते हैं ओस्मोटिक फ्रेजिलिटी टेस्ट, वो इसके अंदर पॉजिटिव होता है, वो आपको याद होना चाहिए। ठीक है बच्चों, ओस्मोटिक फ्रेजिलिटी टेस्ट। इसमें होता है कि ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी टेस्ट में अगर ये आरबीसी आपने इधर डाला है ना बच्चों, तो ये आपका एक का रप्चर नहीं होता। लेकिन ऑस्मोटिक फ्रेजेस्ट में ये होता है कि आपका आरबीसी यहाँ पे डाला है जो कि अगर उसको हेरिडिटी स्फीरोसाइटोसिस, तो फ्लूइड उसके अंदर जाएगा। जब फ्लूइड अंदर अंदर जाएगा तो फ्लूइड जो होगा आरबीसी स्वेल हो जाएगा, जिसकी वजह से आरबीसी का होंगे एक तरह के रप्चर। इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, एक तरह का हेरिडिटी स्फीरोसाइटोसिस कहते हैं बच्चों। और इसके अंदर भी क्या करना है, आपने कहना है कि स्प्लीन होता है, आरबीसी तोड़ता है और ये सारा कुछ करता है। तो सिंपल सी बात है, स्प्लीनेक्टमी कर देंगे तो कुछ बेहतरी हो जाएगी। ठीक है, आगे कौन सा टॉपिक करना है, टॉपिक बताओ यार।
यार ये भी और इजी टॉपिक है, अल्लाह दे बंदे ਉਹਦੇ ਚ ਕੀ मुश्किल है। एग्जाम हाई तो लगता सारे ही बन रहे हैं जो हिसाब हुआ पड़ा है। मेरे ख्याल में मैंने सारी हिम्मत करवा भी दी है। जो एग्जाम हाई आप कह रहे हो, पीछे रह क्या गया। अब सारा तो हीमा बस, हाँ लिकीमिया रहता है, अगर कहते हो लिकीमिया करवा देता हूँ। वो है भी थोड़ी गंदा। उसमें ये है कि आपको ल्यूकीमिया में जो उसमें से होगा वो सारा करवा देता हूँ, ठीक है। ल्यूकीमिया करवा देता हूँ क्योंकि वो है भी उस तरह। अच्छा बच्चों, अभी हम जो देखते हैं ना, आपको मैं ना मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स होंगे ना सिर्फ वही बताऊंगा, ठीक हो गया। आपने सबसे पहले देखना है कि ल्यूकीमिया के अंदर कौन सी चीजें आपने अपने जहन के अंदर रखनी है। ल्यूकीमिया के अंदर आपने कहना होता है कि पहले पे क्या होता है, एक तरह का आपने कहना है कि जब कभी भी अगर बच्चों के अंदर पूछा जाए कि कौन सा ल्यूकीमिया है, आपने कहना ए एल ल्यूकीमिया हमेशा चिल्ड्रन के अंदर, बच्चों के अंदर हमेशा ए एल आता है, ठीक है। इसके अंदर क्या पॉजिटिव होता है, आपने कहना टी पॉजिटिव होता है, ये आपने याद करना है। उसके बाद आपने कहना है कि इसकी दो टाइप्स हैं, एक होता है बी अक्यूट लेम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया और एक होता है टी अक्यूट लेम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया, ठीक है। BALL और दूसरा कहते हैं एक तरह का PLL। अब आपने कहना कि जो बी लेम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया होता है उसके अंदर क्या होता है बच्चों, आपने कहना है CD10, 19 और 20 पॉजिटिव होता है। जो टी वाला होता है ना उसका से नीचे होगा मार्कर, यानी कि CD3 हो सकता है, ये वो ठीक हो गया बच्चों। उसके बाद आपने कहना है कि जब भी टी एक्यूट लेम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया होता है तो इसका मतलब क्या, टी सेल कहाँ जाते हैं, थाइमस के अंदर जाते हैं। तो आपने कहना टी सेल इतने ज्यादा बनते हैं, इतने ज्यादा थाइमस के अंदर जा रहे होते हैं कि थाइमस साइज में बढ़ जाता है। तो हमें ऐसा लगता है जैसे कि एंटीरियर मेडिएस्टिनल मास हो, तो एक तरह का एंटीरियर मेडिएस्टिनल मास हो, ये देखने को मिलता होता है, बस आपने ये कहना है। तो और इसका इसका जो लिंक होता है वो डाउन सिंड्रोम के साथ होता है, किसके साथ, आपका डाउन सिंड्रोम के साथ होता है। बाकी आपने यही कहना है कि इसके अंदर क्या होगा, सारे के सारे जो सेल्स होंगे वो सही तरह नहीं बनेंगे, क्या होगा उसको, हो सकता है कि उसके अंदर जनाब आपने कहना ब्लीडिंग हो, अनीमिया हो, उसके बाद इन्फेक्शन हो, ये आपने बताना होता है, ठीक है बच्चों। ये आपको पता होना चाहिए। तो एक्यूट लैम्फोब्लास्टिक, और ये कहाँ पे फैलता है, आपने कहना टेस्टिकल्स और ब्रेन के अंदर फैलता होता है। तो इस वजह से हमने पहले क्या करना है कि दोनों को ना एक तरह का आपने कहना कि प्रोफिलैक्सिस कीमोथेरेपी देना शुरू कर देनी, ये होता है आपका एक्यूट लैम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया। जब हम बात करते हैं बच्चों आपका AML के बारे में, जिसको हम कहते होते हैं कि एक तरह का अक्यूट माइलोजेनिक ल्यूकीमिया। कभी भी अगर AML आए तो AML की जो बातें आपने याद करनी, पहले नंबर पे आपने पता क्या कहना है कि AML के अंदर पता क्या होता है बच्चों, और रॉड सेल्स जो होते हैं ना वो आपके पॉजिटिव होते हैं, ठीक है बच्चों, ये आपने कहना है। इसके अंदर आपका एंजाइम पॉजिटिव होता है जिसको कहते हैं माइलोपेरोक्सीडेज एंजाइम, ठीक है, ये भी आपने कहना है। तीसरे नंबर पे आपने कहना है इसके अंदर होता है अक्यूट प्रोमाइलिस्टिक ल्यूकीमिया, इसकी एक टाइप है। उसके अंदर पता किसकी ट्रांसलोकेशन होती है, आपने कहना 15 और 17 जो जीन होता है ना उसकी ट्रांसलोकेशन होती है, ठीक होगा बच्चों। और AML की जो सबसे ज्यादा जो कॉम्प्लिकेशन है पता बच्चों, पता क्या, DIC कॉम्प्लिकेशन, आपने बस इतना याद करना है, ठीक है बच्चों, कॉम्प्लिकेशन DIC है। उसके बाद आपने कहना कि इसका जो ट्रीटमेंट है वो क्या है? आपने कहना विटामिन A ट्रांस रेटिनोइक एसिड, क्या एक तरह का बच्चों ट्रांस रेटिनोइक एसिड, ये हम देते होते हैं बच्चों, ये आपने याद करना। तो सिंपल सी बात है, अगर कभी भी AML आएगा तो आपने जो बातें याद रखनी है, और रोड्स होंगे, माइलोपेरोक्सीडेज होगा, 15 to 70 होगा, DIC होगा और ट्रांस रेटिनोइक एसिड, ये आपने देना है। आगे आते हैं CML के बारे में। CML के बारे में जब भी आपने कहना है कि यहाँ पर पता क्या होता है, फैलेडिलिफा क्रोमोसोम 9 to 22 जो होता है ना उसकी ट्रांसलोकेशन होती है। BCR ABL आपने कहना होता है कि उसकी ट्रांसलोकेशन होती है, टायरोसिन एक एंजाइम होता है, ठीक है, इसकी होती है। फिर आपने कहना है कि इसके अंदर हम पता क्या देखते हैं, इसके अंदर बच्चों आपने कहना है कि मैसिव ल्यूकोसाइटोसिस देखते हैं। CML के अंदर आपने कहना है कि बेजोफिल्स का जो लेवल होता है बच्चों वो बढ़ा हुआ होता है, ठीक है। अजीनोफिल्स का जो लेवल होता है वो भी आपका ज्यादा होता है, ये भी आपने कहना होता है। और इसके अंदर ल्यूकोसाइड अल्कलाइन फास्फेट जो लैब स्कोर होता है वो आपका कम होता है, ये आपने कहना है। और अगर कभी भी ये कहा जाए कि इसके अंदर जो CML के अंदर जो ड्रग ऑफ चॉइस है वो क्या है, आपने कहना इमीटिनिब है, ये आपने याद करना है क्योंकि ये एग्जामिनर पूछता होता है। इमीटिनिब जो होती है ये एक तरह की ड्रग ऑफ चॉइस होती है। बाकी अगर आप आते हो CLL के बारे में तो ओल्ड एज का बंदा होगा, ठीक है, आपने ये कहना ओल्ड एज का जो भी बंदा है उसमें देख सकते हैं। दूसरे नंबर पे आपने कहना है कि इसके अंदर जो होगा, जो लेम्फोसाइट्स होंगे वो टूटेंगे, टूट टूट के एक पीस बन के वो क्या बनाएंगे, आपके स्मर्च सेल बना देंगे, ये आपने याद करना, स्मर्च सेल्स बनाएंगे। उसके बाद आपने कहना है कि आपका इसके अंदर ऑटोइम्यून हेमोलिटिक अनीमिया होता है CLL के अंदर। उसके बाद आपने कहना है कि ये रिजिड ट्रांसफॉर्मेशन होती है। रिजिड ट्रांसफॉर्मेशन का बच्चों मतलब ये होता है कि क्रोनिक लेम्फोसिटिक ल्यूकीमिया जो होता है ना वो डिफ्यूज लार्ज बी सेल लिम्फोमा के अंदर बदल सकता है, तो इसको हम ये कहते होते हैं। और इसके अंदर जो आपकी जो एंटी इम्यूनोग्लोबुलिन होती है वो आपकी कम हो जाती है, आपने ये कहना है, ये एक तरह की कम होती है बच्चों। आगे अगर हम बात करते हैं ना जिसके अंदर आप कहते हो कि हॉजकिन लिम्फोमा क्या होता है, नॉन हॉजकिन क्या होता है,
हॉजकिन लिम्फोमा के बारे में बस आपको इतना पता होना चाहिए कि अगर कभी भी एग्जामिनर ये कहे कि रीड स्टीनबर्ग सेल्स हैं, ठीक है, ओवल आई न्यूक्लियाई हैं, तो आपने जो आंसर लगाना है वो लगाना है आपका हॉजकिन लिम्फोमा है। उसके बाद आपने कहना CD15 और 20 के साथ 30 के साथ ये लिंक करता होता है, ये आपको पता होना चाहिए। बाकी आपका आता है आपका नॉन हॉजकिन लिम्फोमा। नॉन हॉजकिन लिम्फोमा के अंदर ना कई तरह की टाइप्स आती हैं। एक आता है बर्कित लिम्फोमा। कभी भी अगर कहा जाए कि आपके पास एक बच्चा आया, उसके अंदर आपने ये देखा कि उसके अंदर जनाब आपका सी माइक जीन है। कौन सा जीन? एक तरह का सी माइक जीन है बच्चों, पहले नंबर पे आपको ये कहा जाता है। ओके जी, समझ गए। नंबर 2 वो ये कहते हैं कि इसके अंदर पता क्या है, स्टेरिस्काई अपीयरेंस। ओके जी, स्टेरिस्काई अपीयरेंस आपने देख ली। उसके बाद आप क्या देखते हो? आप नंबर 3 ये देखते हो कि एप्स्टाइन बार वायरस की इन्फेक्शन थी। जाल लीजन या अब्डोमेन, या फिर एक तरह का अब्डोमिन इन्वॉल्वमेंट, अफ्रीकन के अंदर अब्डोमेन होता है, ये आपने याद करना है। ठीक है बच्चों, इतना आपको पता होना चाहिए। और HIV के साथ भी एसोसिएट करता है, EBV के साथ भी करता है। कभी भी ये कहा जाए कि आपके पास एक बंदा है जिसके अंदर BCL2 जो है ना वो ओवर एक्सप्रेस्ड है, ट्रांसलोकेशन है 14 और 18 की, ये आपको कहा जाए, एपेप्टोसिस उसके अंदर नहीं हो रही बच्चों, एपेप्टोसिस नहीं हो रही। उसके बाद आपने कहना वैक्सिंग एंड वैनिंग जनरलाइज लैम्फोडिनोपैथी, ये आपने लाजमी याद करना है। वैक्सिंग प्लस वैनिंग। वैक्सिंग एंड वैनिंग कंडीशन वो होती है जिसमें आपका लैम्फ नोड बनता है, गैप होता है, फिर बनता है, मुकम्मल तौर पे गैप नहीं होता। इसको हम कहते होते हैं ये फोलिकुलर लिम्फोमा है। ये क्या एक तरह का फोलिकुलर लिम्फोमा होता है बच्चों। दूसरे नंबर पे आपने कहना कि सबसे जो गंदा है ना वो डिफ्यूज लार्ज बी सेल ही होता है। लेकिन अगर आपसे ये कहा जाए कि आपके पास एक बंदा आता है जिसके अंदर क्रैब है, क्रैब का मतलब क्या होता है? हाइपर कैल्सीमी है बच्चों, किडनी की इन्वॉल्वमेंट, रेनल इन्वॉल्वमेंट है, अनीमिया है बच्चों। उसके बाद आपको कहा जाए कि हाँ जी जनाब बोन लीजन्स है, तो आपने आंसर लगाना है कि ये मल्टीपल माइलोमा का पेशेंट है, कि इसके अंदर एक तरह का मल्टीपल माइलोमा का पेशेंट होता है। इस मल्टीपल माइलोमा के अंदर आपने कहना है कि हम जो प्रोटीन्स देखते हैं उसको कहते हैं बेंस जॉन्स प्रोटीन्स कहते होते हैं। ठीक है, उसके बाद आपने कहना इसके अंदर रोलेक्स फॉर्मेशन देखते होते हैं। ठीक है, रोलेक्स फॉर्मेशन देखते होते हैं। उसके बाद आपने कहना कि हम लाइटिक लीजन्स देखते हैं, आपकी आर्मी आपकी बोन्स टूट रही होती हैं, लाइटिक पंच लीजन्स देखते हैं, जिसको हम कहते हैं कि आपकी बोन्स जो होती है एक तरह की टूटती हैं, ये आपको पता होना चाहिए। अभी मैं आपको जो पॉइंट्स बताने लगा हूँ इसको थोड़ा सा याद कर लीजिएगा। GP2B की डेफिशिएंसी है, एडहीजन नहीं होगी। GP3 2B 3A की, GP1B की डेफिशिएंसी एडहीजन नहीं होगी। GP2B 3A की डेफिशिएंसी एग्रीगेशन नहीं होगी। एडम TS13 जीन का प्रॉब्लम किस में बनता है? उस डिजीज का नाम होता है TTP। PT APTT का लेवल बढ़ा हुआ है, फाइब्रिनोजिन कम है, डी डाइमर का लेवल बढ़ा हुआ है, DIC है। फेरेटिन कम है, TIBC ज्यादा, आयरन डेफिशिएंसी नहीं है। हेप्सिडिन का लेवल ज्यादा है, फेरेटिन ज्यादा, आयरन कम है, क्रोनिक डिजीज है। मेंटजर आपने स्कोर किया 13 से कम, थैलेसीमिया है। अमाइनो लेड की पॉइजनिंग है, कौन से एंजाइम पे एक्ट करेगी? अमाइनो लेवल उनके एंजाइम में फेरोचेलिटेज इनहिबिटर होता है। वो बंदा जिसके अंदर न्यूरोलॉजिकल इन्वॉल्वमेंट 12 की कमी होगी उसके अंदर। वो बंदा जिसके अंदर जनाब आपकी सिर्फ और सिर्फ होमोसिस्टिन का लेवल बढ़ा है, न्यूरोलॉजिकल इन्वॉल्वमेंट नहीं है, B9 की डेफिशिएंसी होगी उसके अंदर। वो बंदा जिसके अंदर हिमोलाइसिस हो रही है, इंटरैक्ट बिलिरुबिन का लेवल बढ़ा हुआ है, हेप्टोग्लोबिन का लेवल, एल का लेवल ज्यादा है, आपने कहना कि ये हिमोलाइसिस है। वो बंदा जिसके अंदर आपने कहना होता है कि MCHCA का लेवल ज्यादा है, ओस्मोटिक फ्रेजिलिटी टेस्ट पॉजिटिव है, तो आपने कहना स्फीरोसाइटोसिस होगी। और वो बंदा जिसके अंदर आपने कहना होता है कि 15 to 17 ट्रांसलोकेशन है, DIC एक्यूट प्रोमालिस्टिक ल्यूकीमिया, आपने कहना विटामिन ए देते हैं। वो बंदा जिसके अंदर 922 ट्रांसलोकेशन है, BCR ABL लैब स्कोर कम है, CML है। वो बंदा जिसके अंदर आपने कहना कि स्मज सेल्स हैं, उसके बाद ऑटोइम्यून हेमोलिटिक एनीमिया है, उसके बाद आपने कहना रजिडर ट्रांसफॉर्मेशन है, CL है। वो इंसान जिसके अंदर आप देखते हो रीड स्टीनबर्ग सेल्स जो ओवलाइन न्यूक्लिया है, आपने कहना है कि हॉजकिन लिम्फोमा है। और वो इंसान जिसके अंदर आपने कहना कि ट्रांसलोकेशन 8 से 14 के अंदर बर्किट होता है, सी माइक के साथ एसोसिएट करती है, फोलिकल 14 से 18 BCL2 के साथ एसोसिएट करती है। उसके बाद आपने कहना है कि मेंटल की 11 to 14 होती है, वो आपने याद करना होता है। ठीक है बच्चों, और उसके बाद आपने कहना क्रैब है तो क्या होगा? एक तरह का मल्टीपल माइलोमा होगा। ठीक है बच्चों, ये आपने मतलब मेन यही होता है इसमें, और कोई भी ऐसी रॉकेट साइंस नहीं है। कोई ऐसा बच्चा जिसका कोई क्वेश्चन हो वो बंदा पूछ सकता है। शाबाश है। फार्मा ऑलरेडी मैंने करवा दी थी यार, ठीक है, रिसेंटली। उसकी वीडियो चाहिए होगी तो वो आपको मिल जाएगी। वैसे मैंने एक तो ओपन की हुई है इसकी वीडियो, वो आप देख सकते हो यूट्यूब चैनल पे। ठीक है, वो सारी की सारी वीडियो आपकी ऑलरेडी पड़ी है।